वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जिन्होंने संडे के दिन पे टाइम निकाला और लर्निंग के लिए। आई थिंक कुछ लोगों ने पेन पेपर भी हाथ में लिया हुआ है, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने संडे के दिन टाइम निकाला, अपना फैमिली टाइम छोड़ा और लर्निंग के लिए स्पेस क्रिएट करी। मेरा नाम प्रियांक दशोरा है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एनामॉल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। और आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है एंजाइम्स से, कि एंजाइम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, उनका डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में क्या रोल होता है, पैथोलॉजी लैब में उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से हम काइनेटिक टेस्ट में एंजाइम टेस्ट का उपयोग करते हैं और वगैरह वगैरह, और किन फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अल्टर होती है। तो ये एक ब्रीफ में हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। दूसरा जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आयरन टीआईबीसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा तीसरा वेबिनार है जो हम मैथ डिवाइस सर्कल के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिछला वेबिनार हमने जो किया था, सेकंड वेबिनार, उसमें ये एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन सभी पार्टिसिपेंट्स ने पूछा था कि आयरन टीआईबीसी का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका फंक्शनिंग कैसी होती है। तो दैट टाइम वी डिसाइडेड कि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हमें एज अ सेपरेट प्रेजेंटेशन कवर करना चाहिए। हमें इसको खाली 2 मिनट के क्वेश्चन एंड आंसर में नहीं कवर करना चाहिए। और उसी प्रॉमिस को हम आज डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयरन टीआईबीसी का एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया, मतलब प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे गूगल फॉर्म पे फिलअप किए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, या फिर जिन्होंने आज के टॉपिक को पढ़ के समझ के उसमें अगर कोई डाउट क्लैरिफिकेशन है, तो वो क्वेश्चंस डायरेक्टली चैट बॉक्स में वो पोस्ट कर सकते हैं। और द एंड ऑफ टुडेज वेबिनार, हम जैसे टाइम परमिट करेगा हम उन क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। सो आई थिंक अभी हमारे पास में 28 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहला टॉपिक इसमें शुरू करते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप या जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। ओके, सो आई होप ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा। सो आज का जो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। और एंजाइम एक्टिविटी को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में दो तरह के मेथोडोलॉजीज को फॉलो किया जाता है। एक मेथोडोलॉजी होती है एंड पॉइंट काइनेटिक एंड पॉइंट केमिस्ट्री, और दूसरी मेथोडोलॉजी होती है काइनेटिक केमिस्ट्री। तो एंजाइम से रिलेटेड जो भी मेथोडोलॉजी होती है वो ज्यादातर काइनेटिक केमिस्ट्री को फॉलो करती है। तो अगर हम एंजाइम्स के बारे में सीख लेंगे, बेसिक्स अगर हम सीख लेंगे एंजाइम्स के बारे में, तो काइनेटिक पैरामीटर से रिलेटेड जो हमारी तकलीफें होती है उसको हम ज्यादा रूट कॉज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसका हमारा ट्रबल शूटिंग का जो कैपेबिलिटी है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इस पूरे जो टॉपिक में हम बेसिकली दो चीजें सीखेंगे। पहला हम ये सीखेंगे कि एंजाइम होता क्या है, एंजाइम का रोल क्या है, एंजाइम हमारे बॉडी में क्या काम करता है। ये हम पहला एक ऊपर से सुपरफिशियली हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी किन कारण की वजह से इफेक्ट होती है, या तो एक्टिविटी बढ़ जाती है या एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में, जो कि पैथोलॉजी लैब में हम रोज देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एंजाइम बेसिकली होता क्या है, ये सबसे पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि एंजाइम एग्जैक्टली होता क्या है। सो इस चीज को अगर मैं एक सिंपल हिंदी के एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको कम्युनिकेट करना चाहूँ, सो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड में एक कमरा है और आपके राइट हैंड में एक कमरा है। और लेफ्ट हैंड के कमरे में 100 लोग बैठे हुए हैं। और आपको ये टास्क दिया गया है कि आपको लेफ्ट लेफ्ट वाले कमरे से राइट वाले कमरे में 50 लोगों को ट्रांसफर करना है। और ये टास्क आपको पूरा करना है। जब आप ये इंस्ट्रक्शंस देंगे,
लेफ्ट वाले कमरे में कि इसमें से 50 लोग राइट वाले कमरे में चले जाइए। ये टास्क को पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा? हम गेस कर सकते हैं कि शायद हो सकता है 2 मिनट में भी ये टास्क पूरा हो जाए, या 10 मिनट में भी टास्क पूरा हो जाए, या 1 घंटे तक भी ये टास्क चलता रहे। लेकिन इतना समय यूजुअली हमारे पास होता नहीं है। सो अगर हमें इस टास्क को पूरा करना है, तो इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल पर्सन को इस कमरे के अंदर भेजना होगा। मान लीजिए वो एक्सटर्नल पर्सन हमारे आज के मॉडरेटर हैं यशवंत तिवारी जी, और उनको ये कहा गया कि आप एक काम करिए, आप लोगों का वेट मत करिए कि वो 50 लोग लेफ्ट कमरे से राइट कमरे में पहुंच जाएंगे। आप एक एक पर्सन को उसका कॉलर पकड़ के सीधा राइट वाले कमरे में फेंक के आ जाइए। सो यशवंत सर क्या करेंगे, वो एक रोल ऑफ एंजाइम ये होता है कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है रिएक्शन के एंड में, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए जो समय लगता है उस समय को कम कर देना। दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम। जो इक्विलिब्रियम 1 घंटे के बाद अचीव होने वाला था, वो इक्विलिब्रियम को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो इक्विलिब्रियम 1 मिनट के अंदर ही अचीव हो गया। एंजाइम ने बेसिकली क्या किया, एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ये एक पहली प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की, जो हमें, दिस इज द रीजन कि एंजाइम हमारे बॉडी में क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमारे बॉडी में 1000 तरह के रिएक्शंस होते हैं, और हर एक रिएक्शन अगर एक एक घंटा या एक एक दिन लेने लगेंगे पूरा होने के लिए, तो फिर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं और इक्विलिब्रियम को जल्द से जल्द अचीव कर लेते हैं। इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंजाइम यह है, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट बना है, वो उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट इज नथिंग बट कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, एंजाइम जिसके साथ में रिएक्शन करता है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, तो एक बीच का स्टेट आता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला स्टेट होता है जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट को बदल दिया है। ये पूरा स्टेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम करता है। अब इसमें दो चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है। नंबर वन चीज ये है कि एंजाइम कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यशवंत तिवारी सर वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, तो जब हमारे लेफ्ट के कमरे में 100 लोग थे और राइट वाले कमरे में 0 थे, उसके बाद 1 मिनट के बाद लेफ्ट वाले में 50 लोग आए और राइट वाले में 50 लोग आए, तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर क्वांटिटी ऑफ यशवंत सर वाज ओनली 1। तो यशवंत सर ने रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से एंजाइम भी यही काम करता है। एंजाइम कभी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। सेकेंडली, एंजाइम हमेशा क्योंकि एंजाइम की क्वांटिटी ऊपर या नीचे नहीं होती। जैसे कि अगर हम डायबिटीज की एग्जांपल लेंगे, तो डायबिटीज में ग्लूकोज की मात्रा कम या ज्यादा होती है, राइट। द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द बॉडी। लेकिन एंजाइम क्योंकि वो क्वांटिटी उसकी कम या ज्यादा नहीं हो रही है, इसीलिए एंजाइम के केस में हम क्वांटिटी पता नहीं लगा पाते हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां बॉडी में इस वजह से होती है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाती है, एंजाइम की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होती है। इस बात को हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा दैट मेनी बायोकेमिकल कंडीशंस इन अवर बॉडी हैपन बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इट इज अल्टर्ड। ओके। इसीलिए जब हम एंजाइम के बारे में जब हम जांच करते हैं पैथोलॉजी लैब में, तो हम एंजाइम की क्वांटिटी कभी भी पता नहीं लगाते, हम एंजाइम की एक्टिविटी को पता लगाते हैं। अगेन इसको अगर हम सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करें, चोर को हमेशा चोरी करते हुए ही पकड़ा जा सकता है, राइट। चोर कभी घर में बैठा हुआ पकड़ा नहीं जा सकता। इस हमें एंजाइम की एक्टिविटी को पता लगाने के लिए रिएक्शन के बीच में ही एंजाइम की एक्टिविटी पता लगानी होगी।
दैट मीन्स व्हेन द एंजाइम इज एक्चुअली डूइंग इट्स एक्टिविटी। जब एंजाइम बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहा, उस समय पे उसको पता लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए काइनेटिक रिएक्शन का आविष मतलब उसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज काइनेटिक रिएक्शन में हम रिएक्शन की स्पीड तब मेजर कर रहे हैं जब रिएक्शन एक्चुअली ऑनगोइंग होता है। वेर एज एंड पॉइंट के केस में हम रिएक्शन को तब मेजर करते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है एंड पॉइंट में और काइनेटिक के अंदर। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि काइनेटिक में हम रिएक्शन खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते हैं, हम ऑनगोइंग रिएक्शन के अंदर ही एक्टिविटी को मेजर करते हैं। क्योंकि एंजाइम कम या ज्यादा नहीं होता इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सिर्फ उसकी एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। और जब एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होगी, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसको जानने में हमें इंटरेस्ट होता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है अबाउट एंजाइम और एंजाइम एक्टिविटी, जो सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे हम उसके फैक्टर्स को भी नहीं समझ पाएंगे। सो एंजाइम को हम डायग्नोस्टिक टूल में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मान लीजिए मुझे रिएजेंट बनाना है ग्लूकोज एस्टिमेट करने के लिए। अब मैं रिएजेंट में ऐसे केमिकल्स डालूंगा जो केवल ग्लूकोज के साथ ही रिएक्शन करते हैं, वो बाकी किसी और शुगर के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं उसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम ऐड करता हूं रिएजेंट के अंदर। द रीजन इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज ओनली स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज शुगर, इट विल नॉट रिएक्ट विद अदर शुगर्स जैसे कि गैलेक्टोज या मैनोज या फ्रुक्टोज। इसीलिए ये एंजाइम की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। और इसी कारण की वजह से हम इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में एजेंट के अंदर ऐड करते हैं, और किट्स के रूप में हम लोग इसको सप्लाई करते हैं पैथोलॉजी लैब में। ओके, कुछ कुछ एक की एट्रीब्यूट्स होते हैं एंजाइम एक्टिविटी के, यानी कुछ खास बातें होती हैं एंजाइम एक्टिविटी की। वो तीन चार खास बातें हमें समझना थोड़ा जरूरी है। पहली खास बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, और इसी कारण की वजह से हम एंजाइम्स को हमारे रिएजेंट के अंदर ऐड करते हैं। दूसरी खास बात होती है कि एंजाइम की कैटेलिटिक एफिशिएंसी होती है। कैटेलिटिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले वाला जो एग्जांपल दिया था कि 50 लोगों को हमें लेफ्ट कमरे से राइट कमरे में भेजना है। लेकिन जब हम ये एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, जब पहला इंसान लेफ्ट से राइट कमरे में जाता है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन में, ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी जिसके होने के बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके बगैर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। एंजाइम का एक रोल ये भी होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी अगर रिएक्शन में कम एनर्जी है तो भी वो रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। ये एक दूसरी चीज है एंजाइम की जो हमें समझना जरूरी है। तीसरी चीज है कि उसकी एक्टिविटी मेजरेबल होती है। जब भी हम कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर अगर नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वो एंजाइम अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा? इसीलिए हमें एंजाइम के बारे में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। और नॉर्मली एंजाइम की एक्टिविटी करते हैं, उसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम ये मेजर करें कि एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट को कंज्यूम किया जा रहा है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द सबस्ट्रेट, या फिर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। रेट मतलब एक मिनट में कितना हो रहा है वो। जब हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द सबस्ट्रेट को मेजर करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे लेफ्ट साइड के कमरे में एक मिनट के अंदर कितने लोग कम हुए हैं। इनिशियली हमारे पास 100 लोग थे कमरे के अंदर। अब एक मिनट के बाद जब मैं मेजर करूंगा कि अब कमरे में कितने लोग बचे हैं, अब मुझे पता चलेगा कि एक मिनट के बाद में कमरे में 90 लोग बचे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि एंजाइम एक्टिविटी है कि वो 10 लोगों को लेफ्ट से राइट के कमरे में भेजता है, क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट को यहाँ पे मेजर किया, लेफ्ट हैंड साइड को मेजर किया।
या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं प्रोडक्ट को मेजर करूंगा, मैं काउंट करूंगा कि राइट वाले कमरे में कितने लोग पहुंचे हैं 1 मिनट के बाद में। सो जब मैं मेजर करूंगा कि 1 मिनट के बाद राइट साइड के कमरे में 10 लोग पहुंचे, तो मैं ये कंक्लूजन निकालूंगा कि एंजाइम की स्पीड है कि वो 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। सो ये दो तरीके से हम एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा है कि एंजाइम अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये पर्टिकुलर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं। तो एंजाइम जिस एनवायरनमेंट में काम करता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से उसकी एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाती है। सो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली हमारे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में और पैथोलॉजी लैब के अंदर जानना बहुत जरूरी है। सो विच ब्रिंग्स अस टू सेकेंड टॉपिक कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में पैथोलॉजी लैब के अंदर ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जानना जरूरी है कि जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। सो वन बाय वन हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, वो है पीएच ऑफ द रिएक्शन। pH is nothing but what is the acidity or what is the basicity of the reaction mixture. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक एंजाइम का एक अलग अलग पीएच लेवल होता है जिसके ऊपर वो ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम एक्टिविटी? ऑप्टिमम एक्टिविटी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 एंजाइम का कंपैरिजन दिया है। एक पेप्सिन एंजाइम है, एक अमाइलेज एंजाइम है और एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम के फंक्शंस अलग अलग है, ये तीनों एंजाइम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और इसी वजह से इनका अलग अलग हो जाता है। पेप्सिन के केस में हम देखते हैं कि जो ग्राफ का पीक है वो करीब 2.0 पीएच के आसपास है। सलाइवरी अमाइलेज का लगभग 7 पीएच के आसपास है और ट्रिप्सिन का करीब 9 पीएच के आसपास है। इसका ये मतलब है कि पेप्सिन को अपनी मैक्सिमम स्पीड, यानी जितना सबसे ज्यादा लोग वो लेफ्ट कमरे से राइट कमरे में भेजने वाली जो स्पीड है उसकी, वो 2.0 पीएच के आसपास ही होगी। लेकिन सलाइवरी अमाइलेज की 7.0 पीएच के आसपास होगी। अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी को सबसे ज्यादा रखना चाहते हैं, सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंजाइम एक्टिविटी की, तो उसके लिए हमें रिएक्शन मिक्सचर का पीएच को ऑप्टिमम रखना बहुत जरूरी होता है। और इसी से कनेक्टेड एक दूसरा टॉपिक भी है जिसे हम कहते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर। सो फ्रेंड्स, बफर का मतलब क्या होता है? सॉरी, बफर मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो वो किसी किसी लिक्विड के अंदर, मिक्सचर के अंदर होता है वो रिएक्शन। तो जो लिक्विड का मिक्सचर है वो, उसे हम यूजुअली बफर कहते हैं। और उसका कारण ये है कि उस जो लिक्विड है वो पीएच जब बदलता है वो उस बदलने को रेजिस्ट करता है, यानी वो पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम किसी सेपरेट सेशन में ले लेंगे, उसकी साइंटिफिक डिटेलिंग के अंदर हम आज नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप खाली ये समझ लीजिए कि बफर का रोल इतना ही है कि पीएच की चेंज को रेजिस्ट करना। सो जब बफर पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है तो बफर की अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने पीएच की चेंज को रेजिस्ट करेगा। जब वो ज्यादा चेंज को रेजिस्ट करता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बफर कहते हैं, और जब वो कम चेंज को रेजिस्ट करता है तो उसे हम वीक बफर कहते हैं। अगर एंजाइम एक वीक बफर के अंदर अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो जल्द से जल्द पीएच बदल जाएगा क्योंकि बफर वीक है और वो ज्यादा पीएच की चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, और इस कारण की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे उसका असर आ जाएगा। लेकिन उसी की जगह अगर हम स्ट्रॉन्ग बफर के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक अपनी एक्टिविटी कर पाएगा। इसलिए आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस नॉलेज को हम यूजुअली हमारे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इसका आंसर ये है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं एक पैथोलॉजी लैब में,
तो यूजुअली अगर सेमी ऑटो के केस में देखें तो रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, जो कि मशीन के बाहर होती है। और इस टेस्ट ट्यूब का ऑब्वियसली ढक्कन क्योंकि होता नहीं है टेस्ट ट्यूब में, तो उस वो एटमॉस्फेयर के साथ में वो बफर उसका कांटेक्ट में होता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसेस होती है। तो ये गैसेस हमारे बफर के अंदर एंटर करती है और उसकी वो काफी केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। HNO3 बॉन्ड बनता है या वगैरह किसी और टाइप का बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड बनाने की वजह से जो अल्टीमेटली पीएच उसका शिफ्ट हो जाता है, या तो वो एसिडिक पीएच की तरफ चला जाता है या वो बेसिक पीएच की तरफ चला जाता है बफर का पीएच। और इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी इसमें अल्टर कर जाती है। सो यूजुअली हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि जो हमारी जो बॉटल है जिसमें हमने किट दिया हुआ है, जो हमारा रिएजेंट है, उसकी ढक्कन को उतना ही देर तक ओपन कीजिए जितनी देर तक हमें उसमें से रिएजेंट निकालना है। बाकी टाइम उसका ढक्कन को बंद करके रखिए, सो दैट जो हमारा सॉल्यूशन है बफर, दैट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। सो इस नॉलेज को हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ओके, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है द रिएजेंट टू सैंपल रेशियो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिएजेंट टू सैंपल रेशियो? आई आई होप बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता ही होगा। जब हम रिएक्शन करते हैं तो 1 ml का रिएजेंट वर्किंग सॉल्यूशन लेते हैं, और उस 1 ml के वर्किंग सॉल्यूशन के अंदर हम या तो 50 माइक्रोलीटर या 100 माइक्रोलीटर या 20 माइक्रोलीटर हम सैंपल डालते हैं, डिपेंड कि हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, रिएजेंट वॉल्यूम आधा कर दिया जाता है, तो 1 ml की जगह 500 माइक्रोलीटर में रिएक्शन करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो सैंपल को आधा नहीं करते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आज भी इंडिया के कई सारी लेबोरेटरीज में होती है। सो आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल। पंजाब के किसी लेबोरेटरी में मैं था और वहाँ पे मुझे ये कंप्लेंट थी कि आपके किट से रिजल्ट हमेशा आधे आते हैं। एंड जब भी वो हमने डीप डाइव किया तो पता चला कि वो जब कैलिब्रेटर लगाते हैं तो 1 ml में 10 माइक्रोलीटर कैलिब्रेटर लेते हैं, लेकिन सैंपल जब लगाते हैं तो 1 ml में 5 माइक्रोलीटर लगाते हैं। और फिर उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले यहाँ पे तो सभी ऐसा करते हैं, यही कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पे। सो जब हम कैलिब्रेटर की रिएजेंट टू सैंपल रेशियो एक मेंटेन करके चल रहे हैं, वही रिएजेंट टू सैंपल रेशियो हमें सैंपल के लिए भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे ही हमारा रिएजेंट और सैंपल का रेशियो बदल गया, ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी भी बदल जाती है, क्योंकि अब उसके पास में ज्यादा सबस्ट्रेट या कम सबस्ट्रेट है स्पीड को अचीव करने के लिए। सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करता है कि एंजाइम की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, इसीलिए सबस्ट्रेट को हमेशा सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट को हम सैचुरेशन नहीं रखेंगे और सबस्ट्रेट की मात्रा कम कर देंगे तो एंजाइम अपनी फुल स्पीड पे काम ही नहीं कर पाएगा। सो अगेन इसको सिंपल हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर हमें गाड़ी की एवरेज निकालनी है तो हमें पहले टैंक फुल करने की ज़रूरत है। अगर हम पेट्रोल ही इतना सा थोड़ा सा ही डालेंगे गाड़ी में तो वो अपने एवरेज कैसे निकाल पाएंगे हम गाड़ी का। इसीलिए यहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है रिएजेंट टू सैंपल रेशियो बदलने से। ओके, चौथी चीज जो बहुत कॉमन है वो है टाइमिंग ऑफ द एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट। टाइमिंग ऑफ द एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जब हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, हमारा गोल क्या है कि रिएक्शन खत्म होने से पहले ही हम रिएक्शन की स्पीड को पता लगा लें। जैसे रिएक्शन खत्म हो गई यानी 50 लोग लेफ्ट कमरे से राइट कमरे में चले गए, फिर तो एंजाइम का कोई रोल है ही नहीं, फिर वो एंजाइम बिल्कुल शांत हो जाएगा, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो इसीलिए हमें चलते रिएक्शन में उसकी स्पीड को मेजर करना बहुत जरूरी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइमिंग कौन सी है जिस 2 पॉइंट्स पे हम एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। कई सारे केसेस में हमने देखा कि रिएक्शन पैराबोलिक होता है। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्ट एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। शुरू शुरू में सबस्ट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो एंजाइम बहुत अच्छी स्पीड से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट डिप्लीट होता है एंजाइम की एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज वाई वी डोंट सी अ लीनियर ग्राफ, वी सी अ पैराबोलिक ग्राफ। और ऐसे केसेस के अंदर हमें शुरू शुरू के ही पार्ट के अंदर रिएक्शन को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास में लिवर सिरोसिस का कोई पेशेंट आया और हम उसका SGOT टेस्ट कर रहे हैं,
सो वहाँ पे क्योंकि वो सिरोसिस का पेशेंट है, तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर एसजीओटी एक्टिविटी है कि जो भी हम एनएडीएच हमारे रिएजेंट में डालते हैं, वो सारा एनएडीएच वो शुरू के 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स के डिले टाइम के अंदर ही वो कंज्यूम कर लेता है। और अल्टीमेटली जो रीड टाइम आता है उसके अंदर हार्डली कुछ एनएडीएच बचा रहता है। सो वहाँ पे हमें फॉल्स नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं। सो इसलिए टाइमिंग ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन से 2 पॉइंट्स पे मेजरमेंट को, एब्जॉर्बेंस को नोट करेंगे। ओके, लास्ट चीज जो है वो है आपका टेम्परेचर। क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि मैक्सिमम एंजाइम्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं वो 37 डिग्री के ऊपर अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री ही हो। इसीलिए क्योंकि ह्यूमन सैंपल्स के अंदर हम जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी करते हैं और वो 37 डिग्री पे ऑप्टिमाइज्ड है। सो इसी कारण की वजह से हम फ्लो सेल का टेम्परेचर भी 37 डिग्री को ही मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ पे हम फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 ना रखें, या फिर अगर हम रिएक्शन का इंक्यूबेशन को 37 डिग्री के इंक्यूबेटर में ना करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी या एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि हम कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। सो विद दिस आई होप फ्रेंड्स, ये 5 जो हमारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करते हैं, ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एंड इसको हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में या पैथोलॉजी लैब में किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी आपको हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फर्दर क्वेश्चंस, हम इस टॉपिक को एंड ऑफ द वेबिनार में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आंसर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आपके पेशेंस के लिए बहुत धन्यवाद। वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आयरन टीआईबीसी। Professor kind of a personality. I would like to comment 2 points in Priyank's presentation. एक जो इन्होंने बोला ना कि बफर की जो रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द पीएच, ये मेंटेन द पीएच एनवायरनमेंट का फैक्टर उन्होंने बोला, लेकिन एक और फैक्टर होता है व्हाइल द केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनता है, एंड नेचर ऑफ दैट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इज डिफरेंट एज टर्म्स ऑफ पीएच इज कंसर्न, वो भी चेंज करता है पीएच का चेंज करने के लिए। तो बफर का रोल वहां पे भी आता है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इटसेल्फ। और सेकेंडली जो एक चीज मिस हो गया है कि तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्क्राइब करी, लेकिन हमारे पास में एंजाइम के दो रोल होते हैं। एक जो टेस्ट सिस्टम में है वो तो पार्ट ऑफ रिएजेंट है, लेकिन एक कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सैंपल से आते हैं, और वो सैंपल वाले एंजाइम्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं, लाइक ओटी पीटी एलडीएच एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीकेन एक्सिक बी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कमेंट ऑन दैट कि ये एक एडिशनल चीज है। नाउ हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस टॉपिक के लिए। जब विनायक सर ने मेरे को बात किया था कि आयरन टीआईबीसी के ऊपर, मैंने भी जब एक क्वेश्चन आया था पिछले सेशन सेशन नंबर 2 में, तब मैंने बोला था कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और हम इसको थोड़ा ठीक से स्टडी करके कॉमन मैन प्रेजेंटेशन के तौर पे इसको बनाएंगे। और वो मैंने आज किया है, विनायक सर की रिक्वेस्ट थी और मेरे को भी लगा कि ये टॉपिक को रियली सीरियसली लेना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसा किया है कि इसको एक ऐसा सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल के तौर पे बनाया कि मैंने जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया और मैंने अपने स्टोर्स कीपर्स को सुनाया कि देखो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, तो वो भी समझ पाया। आई होप सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कैन वी स्टार्ट द पावर पॉइंट? ओके, पहली स्लाइड तो आप जानते ही हैं कि आईवीडी ट्रबल शूटिंग आयरन टीआईबीसी का टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। मैं आपको एक आयरन टीआईबीसी के लिए एक सिंपल सा चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि हम इस आयरन की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें कि ये आयरन का मूवमेंट कैसा होता है। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही हम आयरन की बात करते हैं हमारे दिमाग में हीमोग्लोबिन आता है। बट फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल सी चीज आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि आयरन और हीमोग्लोबिन जो हमारे दिमाग में आया है वो, आयरन हीमोग्लोबिन इज अ एंड कंज्यूमर ऑफ द आयरन, वो डायनेमिक्स में कहीं रोल ही प्ले नहीं करता है। जबकि हम बात कर रहे हैं आयरन के
मूवमेंट की। एक एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि लेट्स से वी हैव लॉट्स ऑफ मैंगो इन अ स्टोर, और एक है रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंगो कंज्यूम किया जा रहा है। ना हमको वो मैंगो की कंजम्पशन जो कि रेस्टोरेंट में हो रहा है, विच इज लाइक ए हेमोग्लोबिन यूजिंग द आयरन, स्टोर्स है जहाँ पे वो स्टोर किया जा रहा है, उसका गोडाउन है। हमारा पूरा का पूरा आयरन का डायनामिक्स इज इन द मूवमेंट बिटवीन द टू। तो मूवमेंट कौन कर रहा है? मूवमेंट ट्रकों में हो रहा है। ओके। नाउ मैंने अपने स्टोर्स कीपर के समझाने की कोशिश किया कि सपोज बहुत सारे मैंगोस गोडाउन में भरे हैं और रेस्टोरेंट में वाले के पास में पहुंच ही नहीं रहे हैं, वहां पे बहुत कस्टमर बैठे बैठे हैं मैंगो खाने के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो उन्होंने बोला सर ये तो ट्रक से ट्रांसपोर्ट होगा। आई सेड वेरी गुड, लेके आओ ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट करो। अभी उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया तो कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो बहुत सारे ट्रक्स तो कुछ मैंगो लेके जा रहे हैं, कोई खाली ही घूम रहे हैं। अभी समझ ही नहीं आ रहा कि इसको अपन कैसे एड्रेस करें, और यहीं पे अपनी आयरन की एंटायर डायनामिक्स कम्स इनटू द पिक्चर। ओके। तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? आयरन हमारे कौन से बॉडी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। दूसरा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयरन को कौन से ट्रक्स या कौन से मीडियम से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ब्लड, और इनका बैलेंसिंग कैसे मैनेज होता है। फ्रेंड्स, वी मूव अहेड, सेकंड स्लाइड पर हम जाते हैं। तो स्टोरेज हमारी बॉडी में आयरन कहाँ पड़ा हुआ है? ये स्टोरेज हमारे पास में, हमारे दिमाग में यही आता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन स्टोर है। फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली गलत कॉन्सेप्ट है। हीमोग्लोबिन तो एंड कंज्यूमर है आयरन का, वो स्टोरेज पॉइंट है ही नहीं। ये जो है आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। और ये फेरिटिन जो है हमारी बॉडी में, ये कहाँ होता है? ये तीन ऑर्गन्स के अंदर ज्यादा पड़ा होता है। एक लीवर में होता है, एक बोन बोन मैरो में होता है, और मैक्रोफेजेस के अंदर लीवर में या मैक्रोफेजेस के अंदर ये स्टोरेज पॉइंट्स है हमारी आयरन के, हमारी बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन नहीं है, आपको कहीं दिख रहा है इसमें? हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन इज द एंड यूजर ऑफ आयरन मेकिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नाउ अभी ये हमारे लीवर से बोन मैरो तक, या जहां पे भी इसकी जरूरत है, जिस किसी भी सेल में इसकी जरूरत है, इस आयरन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। हेमोग्लोबिन ले जा रहा है? नहीं, हेमोग्लोबिन नहीं लेके जा रहा। वो अगेन आई विल से, ये मिसकंसेप्शन था बहुत लोगों के अंदर कि हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। नहीं, हेमोग्लोबिन एन एंड कंज्यूमर। ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन। ये ट्रांसफेरिन इज द केमिकल और द प्रोटीन which transports iron from the storage point to the end consumer point. Okay. ये मिसकंसेप्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। Iron is stored in the liver and bone marrow and used for making the blood or other tissue functions. But for that requirement, transfer is done through the protein called transferrin. Let's take this transferrin. ये ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल की शक्ल देखिए। ये कैसा है? एक प्रोटीन है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स करके आयरन बैठा हुआ है। नाउ दिस इज ट्रांसफेरिन इज मूविंग अक्रॉस द ब्लड। सो हमने एक ब्लड वेसल का फोटो दिया जिसके अंदर दो ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स बना है, जिसके अंदर आयरन पड़ा हुआ है। नाउ वॉट एवर इज द आयरन प्रेजेंट इन द ट्रांसपेरेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम सीरम आयरन बोलते हैं। सो हमारे आयरन के किट के अंदर एक पैरामीटर होता है सीरम आयरन, दूसरा पैरामीटर होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। ओके, वी विल कम टू दैट बाइंडिंग कैपेसिटी सेपरेटली। बट हम यहां पे आ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स सारे के सारे आयरन लेके नहीं चल रहे होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर ब्लड वेसल विच आर एम्प्टी। ओके। सो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे ये दो मॉलिक्यूल के अंदर आयरन पड़ा हुआ है,
टू बी मेजर्ड एज सीरम आयरन। और ये दो जो खाली मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर कोई आयरन नहीं है बट उसकी कैपेसिटी है बाइंडिंग की, लेकिन लाइंग अनसैचुरेटेड। ओके, तो ये कैपेसिटी है अनसैचुरेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डायनेमिक्स कैसे चल रही है? ये डायनेमिक्स है कि जब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं आयरन की जरूरत है, तो दिस आयरन फ्रॉम द लीवर और बोन मैरो इज सप्लाइड टू द ट्रांसफेरिन विच इज मूविंग इन द ब्लड। तो ये आयरन अवेलेबल हो जाता है और ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द एंड यूजर पॉइंट, लाइक आरबीसी मैन्युफैक्चरिंग और कोई भी दूसरे टिश्यू फंक्शन में आयरन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी टिश्यू फंक्शंस। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ हमने ये स्थिति अच्छी तरह से समझ ली कि हमारा इंटरेस्ट है कहाँ पे। हमारा इंटरेस्ट है इस सीरम आयरन के अंदर, जो प्रेजेंटली ट्रांसफेरिन के अंदर ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स्ड। जो खाली है इसको हम अभी बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, हमारे पास में एक पेशेंट के अंदर आयरन है कितना। तो वॉट एवर इज द सीरम आयरन, वो हम एक बफर के अंदर इस ब्लड को डालेंगे, एसिडिक पीएच, ऑल द आयरन्स विच आर देयर विल कम आउट, और उसको हम कलर बना के उसको एस्टिमेट कर लेंगे। ओके, दैट इज द सीरम आयरन। नेक्स्ट टर्म, आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये जो हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि एसिडिक पीएच के अंदर हम आयरन को ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल से बाहर निकालेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे, दैट इज आवर टोटल वॉट एवर इज प्रेजेंट अमाउंट ऑफ आयरन इन द ब्लड ऑफ अ पेशेंट। दिस happens in a test tube because there is a reagent which is making this iron to come out. And whatever is now our next interest is what is lying empty transferrin molecules. They are capable of binding, but they are not saturated. They are unsaturated irons, transferrin molecules having capacity to bind with the iron. So the what is this capacity? The blank ones are called unsaturated iron binding capacity. Amount of transference which are empty is the capacity to bind. They are unsaturated. Okay. This is our another area of interest, which we call it as UIBC, unsaturated iron binding capacity. It's a binding and capacity. Okay. We move to the next slide. Now, how do we find out what is the binding capacity which is unsaturated? Simple thing. How many more iron can be consumed by these transferrin empty molecules? So we have to give lots of iron in a test tube where the patient blood is lying. And let's see how much more it can consume. It's very simple as that. But we have to remember very clearly is that ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसा नहीं हो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयरन अंदर जो पड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो हम उस रिएजेंट को, जिसको यूआईबीसी रिएजेंट बोलते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसके अंदर हम पीएच एल्कलाइन रखते हैं। तो यूआईबीसी बफर इज एल्कलाइन। वहां पे बाउंड आयरन इन ट्रांसपेरेंट इज नॉट कमिंग आउट, बट जो हम एडिशनली बाहर से देते हैं known quantity of iron to this unsaturated transparent molecules, तो वो इमीडिएटली लेना शुरू करेंगे, अपने अंदर अपने आप को सैचुरेट कर देंगे। बाद में जो बच गया वो हमारे इंटरेस्ट का है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन अ टेस्ट ट्यूब। सो एडिशन ऑफ नोन क्वांटिटी, ऑल द आयरन आर नाउ कंज्यूम्ड बाय द ट्रांसफेरेन। जो पहले से प्रेजेंट थे वो भी, और जो नहीं थे, खाली पड़े थे, अनसैचुरेटेड, उनको भी आयरन मिल गया। उनको ये आयरन मिल जाने के बाद में ऑब्वियसली द टोटल अमाउंट ऑफ जितना आयरन हमने दिया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन अनसैचुरेटेड पॉइंट्स ने ले लिया, और जो बचा हुआ है उसको हमको मेजर करना है।
ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे पास में अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को पता लगाने के लिए हमको पहले उस पेशेंट के ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेना पड़ेगा, उसको आयरन का नोन क्वांटिटी देना पड़ेगा और बची हुई क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा। बची हुई क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी हमने दी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना अनसैचुरेशन था जो आयरन खा लिया गया है बाय द पेशेंट ब्लड, या कंज्यूम कर लिया गया बाय पेशेंट ब्लड। दैट वाज द क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ पेशेंट्स ब्लड। ओके, ये हमारे इंटरेस्ट का है। दिस इज व्हाट वी कैन मेजर, बिकॉज ये जो अनसैचुरेटेड, आई मीन जो बचा हुआ आयरन है, हम आयरन ही मेजर कर सकते हैं, हम कभी भी ट्रांसपेरेंट मेजर नहीं कर सकते, हम कभी भी ट्रांसपेरेंट को अंदर पड़ा हुआ आयरन को मेजर नहीं कर सकते, जो बाहर पड़ा है उसी को ही मेजर करेंगे। जब सीरम आयरन चाहिए तब इनको बाहर निकालेंगे और मेजर करेंगे, जब यूआईबीसी करना है तो बाइंडिंग कैपेसिटी जो अनसैचुरेटेड पड़ी हुई है उसको अंदर पहले आयरन देना पड़ेगा, अंदर पड़ा हुआ आयरन बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन जितना दिया माइनस जो बच गया वो। ओके, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में जब अपन प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जा रहा है इन ए टेस्टिंग सिस्टम। ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं कर सकता, तीसरी टर्म है जो बड़ी यूज की जाती है आयरन की मेटाबॉलिज्म के अंदर, आयरन की टेस्टिंग के अंदर, आयरन की डायग्नोसिस के अंदर। तीन टर्म्स यूज कर रहे हैं: टोटल आयरन, दैट इज अवेलेबल आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज इन ट्रांसपेरेंट; यूआईबीसी, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड, जो एम्प्टी ट्रांसपेरेंट है वो कितना ले सकते हैं; एंड तीसरी टर्म यूज होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स ये कैपेसिटी के अंदर हमको टोटल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स से पहले कितना था, पहले कितना था वो दो मॉलिक्यूल्स में था एज ए रिप्रेजेंटेशन, दोनों को हमने बाहर निकाला, पता लगा लिया। ये हमारे पास में क्या आया, ये हमारे पास में आया है हमारा सीरम आयरन। दूसरा हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हमने सारे नॉन क्वांटिटी ऑफ आयरन अंदर दिए तो सारी की सारी साइड सैचुरेट हो गई, बचा हुआ आयरन हमने एस्टिमेट कर लिया। हमने नॉन क्वांटिटी दी थी, हमको मालूम है कितना दिया था, 500 माइक्रोग्राम। अभी मान लिया 100 माइक्रोग्राम बचा है, दैट मीन्स 400 माइक्रोग्राम अनसैचुरेटेड पड़ा था जो आयरन अंदर ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स में कंज्यूम कर लिया। इसको हमने क्या बोला, हमने इसको बोला यूआईबीसी। तो यूआईबीसी, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड खाली जगह कितनी थी प्लस पहले से कितना प्रेजेंट था, इसको हम बोलते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ओके, ये तीन टर्म्स है। तो आपने दो को डिटेक्ट किया, किसको डिटेक्ट किया है, आपने सीरम आयरन को डिटेक्ट किया है, आपने यूआईबीसी को डिटेक्ट किया है, लेकिन आपका टीआईबीसी तो टोटली कैलकुलेशन ही है, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये आ गया। ओके, अभी हमारे एक्चुअली टेस्ट सिस्टम में क्या होता है, ये तो फंडामेंटल हमने समझ लिया है। हमारा जो आयरन का डिटेक्शन सिस्टम है वो है फेरोजेन रिएजेंट, जिसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में दिखाया। उसके अंदर हमने पाइपेट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीरम ट्रांसफर किया। याद रखिए, हमने सीरम ट्रांसफर किया है, हमने होल ब्लड ट्रांसफर नहीं किया है, सीरम ट्रांसफर किया है। दैट मीन्स ये अगर एक इंडिकेशन है कि ये सारा चीज हीमोग्लोबिन से कोई लेन देना नहीं है, ये सीरम है, क्लियर सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। क्या बनेगा, सीरम सैंपल एडिशन, एंड वी गेट अ कलर कॉम्प्लेक्स विच लुक्स लाइक दिस। ओके, नाउ यू हैव अ पिक्यूलियर सिचुएशन। इसको हम अपनी लैब में कैसे चल रहा है उसको अपन कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। दिस कलर मॉलिक्यूल, दिस इज ए कलर मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किया है वायलेट टेस्ट ट्यूब में। ये कलर किस किस चीज का है, देखिए ये कलर हमारे रिएजेंट का भी थोड़ा बहुत हो सकता है जिसकी एब्जॉर्बेंस होती है। ऐसा ही कलर, इस रिएजेंट के कलर को हम कैसे संभालेंगे, हम रिएजेंट ब्लैंक लगा देंगे। रिएजेंट ब्लैंक लगाया, हमने दूसरे पिगमेंट को पकड़ा, हमने सीरम यूज कर रहे हैं, सीरम के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं। सीरम के पिगमेंट आयरन के अंदर इंटरफियर कई बार करते हैं, स्पेशली इक्टेरिक सैंपल या हीमोग्लोबिन हेमोलाइज सैंपल, जिसमें एक स्लाइट अमाउंट ऑफ पिंकिश कलर हैज कम इनटू द पिक्चर, बट ये आयरन नहीं है।
न रिएजेंट का कलर आयरन है, न सीरम के पिगमेंट आयरन है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। हाउ डू वी डू दिस? वी टेक ए सैंपल ब्लैंक। अभी सैंपल ब्लैंक लेने के टाइम पे हमेशा यही होता है कि हमारे पास में रिएजेंट्स का मेन कंपोनेंट हो, लेकिन उसका कलरिंग सब्सटेंस absent करके और सीरम डाल दें। ये हमारा सैंपल ब्लैंक होता है। हमको ये सैंपल ब्लैंक आयरन टेस्टिंग में हमेशा करना पड़ता है। ओके। अब तीसरा कौन सा कलर बचा? विच इज अ फेरोजिन आयरन कॉम्प्लेक्स। और यही हमको एस्टिमेट करना है। ओके। तो आई होप ये चीज अपने को क्लियरली समझ में आ चुकी है कि हमको आयरन कैसे एस्टिमेट करने का है। रिएजेंट ब्लैंक हर एक केमिस्ट्री में किया जाता है, सैंपल ब्लैंक स्पेसिफिकली इसमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज देर आर पिगमेंट्स विच आर इंटरफियरिंग इन द कलर कॉम्प्लेक्स और मेकिंग द कलर। एंड फेरोजिन इज टू बी एस्टिमेटेड विच इज आयरन रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स मूव। हमने क्या कर लिया? हमने अपनी आयरन के ऊपर ध्यान दे दिया है। हमने क्या क्या रिमूव कर दिया? रिएजेंट ब्लैंक ने रिएजेंट की कलर को हटा दिया। सीरम ब्लैंक है, सीरम के पिगमेंट्स को हटा दिया। व्हाट इज लेफ्ट? अ ट्रू अमाउंट ऑफ आयरन विच इज टू बी कैलकुलेटेड इन अ पेशेंट्स ब्लड। अगर हमने टोटल आयरन लगाया, आई मीन आयरन का रिएजेंट लिया है, तो वहां पे हमने आयरन एस्टिमेट किया है। जहां पे हमने यूआईबी से किया है तो लेफ्ट ओवर आयरन एस्टिमेट किया है, लेकिन दोनों ही केस के अंदर हमने ये फेरोजिन कलर कॉम्प्लेक्स बनाया है। ओके। नाउ अभी हम आयरन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सभी को मालूम है कि आयरन माइक्रोग्राम परसेंट इज इक्वल टू ये एब्जॉर्बेंस जो रिएजेंट की विद द कलर के साथ में है और सैंपल ब्लैंक माइनस करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा हर केमिस्ट्री में लोग इसको करते ही करते हैं। ये आयरन एस्टिमेशन का फॉर्मूला है। अभी ये इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोग्राम के लिए डालनी होती है, तो हमको क्या करना होता है? ये सिंपल, ये हर एक टेक्निकल इंसर्ट के अंदर अपने को दिखाई देगा। बट लेट अस टेक दैट। ये हमने सीरम ब्लैंक कैसे लिया? हमने रिएजेंट लिया आयरन बफर, उसके अंदर हमने कलरिंग सब्सटेंस डाला, ये हमारे पास में ब्लैंक आ गया। क्योंकि हम सैंपल डालेंगे तो थोड़ा सा कलर डाइल्यूट को, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पानी हम और आरओ वाटर या डीएम वाटर हम डालेंगे, सो दैट द ब्लैंक जो है वो एग्जैक्टली कलर उतना ही रहे जितना हमारा बाकी ट्यूब में लग रहा है। दूसरा, हमको स्टैंडर्ड लेना है, ऑब्वियसली रिएजेंट होगा, स्टैंडर्ड भी होगा, और उसके अंदर कलरिंग रिएजेंट डाला जाएगा। Now, this coloring reagent will make the complex and give this color substance to us. That is ferrozine iron complex. अब हम पेशेंट का सीरम जब लगाने जाएंगे, तो हमको सैंपल ब्लैंक भी लगाना है और सैंपल का टेस्ट भी लगाना है। हम क्या करेंगे? सैंपल ब्लैंक के टाइम पे रिएजेंट प्लस सैंपल, बट नो कलरिंग रिएजेंट। तो ये कलर जो है वो सीधा का सीधा हमको सिर्फ एंड सिर्फ सैंपल का आएगा। लेकिन यही सिचुएशन जब हम लेंगे, सैंपल के अंदर बफर लिया, सैंपल लिया और कलरिंग रिएजेंट डाला, नाउ दिस विल डेवलप द फुल कलर। ये कलर हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री कलर्स। कौन सा? रिएजेंट का भी और सीरम में पड़े हुए पिगमेंट्स का भी। तो ये पिगमेंट वाला जो कलर है, दैट इज A1, ये टोटल कलर में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सैंपल ब्लैंक। सो ये जिसको हम एब्जॉर्बेंस ट्यूब बोलते हैं, ये टेस्ट ट्यूब का एब्जॉर्बेंस ट्यूब है। उसमें से हमने सैंपल ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस माइनस कर दी। हमारे पास में अभी जो आया है कलर, वो एग्जैक्टली ओनली आयरन कॉम्प्लेक्स फेरोजिन वही दिख रहा है। और उसको हम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मूला है जिससे ये सारा चीज हमको आ रहा है। ओके। अभी यूआईबीसी के केस में हम क्या करेंगे? ये तो आई होप दो फर्स्ट पार्ट तो आपको अंडर समझ में आ चुका है कि आयरन कैसे एस्टिमेट किया जाता है। अभी सेम प्रिंसिपल हमको अप्लाई करना है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? हम हमने जो देखा था ना कि जब हमको यूआईबीसी पता करना है कि और कितना ले सकता है, अनसैचुरेटेड कितना पार्ट है, तो हमको उस टेस्ट ट्यूब को पहले नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड हमको देना पड़ेगा।
ये नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड देने के बाद में हमारे को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कितना इसमें से कंज्यूम कर लिया गया है। तो आप देखिए यूआई बेसिक का फॉर्मूला क्या बोल रहा है। यूआई बेसिक का फॉर्मूला बोल रहा है कि हमने टोटल आयरन कितना दिया माइनस ये आयरन जो हमने बचा हुआ टेस्ट किया कि कितना बचा है। ओके। सो टोटल आयरन कितना दिया में से कितना बचा, ये हमारी अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी थी। ओके। ये अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग को हम अपने टेस्ट सिस्टम में ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। हमारा क्या है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट ब्लैंक आपने देखा ही है कैसे लिया जाता है। बफर है और कलरिंग रिएजेंट है, और जितना हम सैंपल डालेंगे उसके इक्विवेलेंट हम डीएम वाटर डालेंगे, ये हमारा रिएजेंट ब्लैंक आ गया। स्टैंडर्ड के अंदर हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड के अंदर हमको यही करना है कि रिएजेंट है, कलरिंग रिएजेंट भी है और स्टैंडर्ड भी है। बट वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमको 250 माइक्रोलीटर हमको रिएजेंट ये सैंपल भी लेना है इसके अंदर, तो इक्विवेलेंट हमने डाला सेम वॉल्यूम, बट देर इज नो सैंपल इन दिस। अभी हमने सैंपल किया, अब आप ध्यान से देखिए सारा गेम यहाँ पे आ गया है। सारा गेम यहाँ पे कैसे आ गया है कि हमने सैंपल लिया है 250 माइक्रोलीटर, उसी के अंदर हमने स्टैंडर्ड भी डाला। Why this? Because this is added to ensure that unsaturated places are consuming the iron from this, which is happening in the blank also. But यहाँ पे कलरिंग रिएजेंट नहीं है, इसके लिए ये सैंपल ब्लैंक हो गया। लेकिन important is this tube, sample test tube, in which there is a UIBC buffer, there is a sample of human blood, and that means serum, and we have also given the known quantity of standard to this. Okay, फिर कलर रिएजेंट भी डाला। सो ये देने के बाद में हमने टोटल कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड का कितना डाला, में से बचा हुआ कितना है, ये हमारा यूआईबीसी। ओके। इनडायरेक्टली अपन मैंगो के एग्जांपल जाएं तो ये सारे खाली ट्रक्स हैं जिनके अंदर और मैंगो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। दैट मीन्स ये खाली ट्रांसफरेंस हैं जिनके अंदर आयरन का सैचुरेशन दिया गया, उन्होंने आयरन कंज्यूम कर लिया, बचा हुआ आयरन एस्टिमेट किया, तो हमको मालूम चला कि हमने 500 माइक्रोग्राम दिया है, 100 माइक्रोग्राम बचा है, 400 कंज्यूम कर लिया गया, दैट 400 इज यूआईबीसी। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर हम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल जाने की कोशिश करेंगे तो आयरन को हमको तीन टर्म्स में, सीरम आयरन कितना ट्रांसपेरेंट के अंदर पड़ा हुआ है, यूआईबीसी कितना आयरन और वो सीरम ले सकता है, क्योंकि वो उतना ही लेगा जितना उसके पास में अनबाउंड खाली पड़ी हुई जगह है, उसको यूआईबीसी बोलते हैं। और इन दोनों की टोटल को हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC बोलते हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट सीरम आयरन प्लस अनसैचुरेटेड प्लेसेस वेयर आयरन कैन बी टेकन मोर। ये तीन इंफॉर्मेशन किसी भी पेशेंट की, एक पैथोलॉजिस्ट को या एक फिजिशियन को इम्पॉर्टेंट होती है ताकि वो उसका पेशेंट को हेल्थ मैनेज किया जा सके। आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली। यस वन सर, कैन यू कम ऑन द लाइन? Yes, sir. Thank you very much, Dasora sir. You have very nicely explained TIBC, UIBC, plus serum ion and the test assay procedure, everything. At least I have understood many things which I was missing. And I ओके। hope our audience, those who have participated, might have also understood. In case if anybody has any question from TIBC, let us have that question. Thereafter, we will go to Google Form questions. हाँ सर, इफ यू विश वी कैन टेक दिस क्वेश्चंस फर्स्ट, और इफ यू विश वी कैन टेक द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर ले लें। वॉट जी एवर हाँ यू सर। विश इज राइट। सर ये अभी अभी फ्रेश चल ही रहा है तो लोगों के दिमाग में कुछ मिस हो रहा होगा या कुछ आया होगा, पूछना चाहते हो तो ऑडियंस, लाइव ऑडियंस से पहले नो क्वेश्चन ले प्रॉब्लम लेते सर, हैं। नो प्रॉब्लम। लेट्स बस स्टार्ट द क्वेश्चंस। आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। सर
ना आई थिंक सर इसका थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है इनको आने ओके के लिए। ओके ओके तो ओके नो। व्हाट वी डू इज कि हम एक अगला प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे अपने पास में 15 क्वेश्चंस हैं। जी हाँ कुछ सर। क्वेश्चंस हमने रिजर्व करके रखे हैं अलग सेशंस के लिए और कुछ का आंसर हम अभी देंगे। ओके सर। तो मीन वाइल द क्वेश्चंस माइट कम अप विद अदर पीपल करेक्ट जो सर। भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे। यस एंड सर। लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। यस। वो आपके भेजे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, और हम इन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। यस सर। ओके सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इतने सीरियस और टाइम कंज्यूमिंग है कि दे रिक्वायर प्रॉपर अटेंशन। यस सर। तो मैंने उनको मार्क कर दिया है कि ये क्वेश्चंस के लिए तो हम एक अलग ही सेशन। सेशन लेंगे। जैसे ओके सर। क्लिनिकल केमिस्ट्री रिएक्शंस कितनी तरह की होती है। जी हाँ। ओके। दूसरा होता है कि टर्बिडी बैटर की इम्यूनो एसे में क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। जी हाँ। ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ हाँ सर। सारे टीआईए यस टर्बिडी सर। इम्यूनो एसे वैसे। उनकी एप्लीकेशन यस। प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। करेक्ट सर। देन तीसरा, एरर्स इन क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट्स एंड द रूट कॉज कॉज एनालिसिस। ऑफ। यस सर। ये विनायक सर का भी एक रिक्वेस्ट था कि एरर्स इन क्लिनिकल केमिस्ट्री कैन बी टेकन एज वन सेशन ऑल टुगेदर। यस सर। यस सर। ये एक मजेदार सेशन होगा बिकॉज सारे लोगों की प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस अपने को समझ में आएंगे। नेक्स्ट जब भी अवेलेबल हो इन चीजों को हम जी हाँ एक सर। सेशन के तौर पे लेंगे। दिस इज माय रिक्वेस्ट। यस सर। यस सर, कोई बात नहीं। लेट्स सर वी गो हेड टू द these three questions are reserved for the next sessions. करेक्ट सर। वी गो हेड कि हम अभी एक नया क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेमी ऑटोमेटेड हो या ऑटोमेटेड हो, हम रिएजेंट्स को प्रोग्राम कैसे करें। जी हाँ। लेट्स स्टार्ट दैट। ये हमारा सेमी ऑटो एनालाइजर है। इसको प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यस सर। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन दो अलग टाइप की रिएक्शंस के लिए दो अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। जी लेट्स हाँ। टेक फर्स्ट एज द एंड पॉइंट कि एंड पॉइंट को प्रोग्राम करना है तो हमको क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। ये लीजिए सर, एक पोर्शन हमने एक आईएफयू इंस्ट्रक्शन फॉर यूज में से उठाया और हमने बोला कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर चाहिए हमको। ओके। इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं मैं। ओके। लेट्स टेक नेम ऑफ द केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। किस टाइप की रिएक्शन है एंड पॉइंट, कौन सी वेवलेंथ पे ये होगी, फ्लो सेल का टेम्परेचर कितना रहेगा, रिएजेंट का ब्लैंक सेटिंग हम किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से या रिएजेंट से, उस ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस लिमिट कितनी होती है ये डाला जाएगा, रिएजेंट वॉल्यूम कितना लिया जाएगा, सैंपल वॉल्यूम कितना लिया जाएगा, इंक्यूबेशन टेम्परेचर उस केमिस्ट्री को, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट है तो इंक्यूबेशन तो बाहर ही होगा तो वो इंडिपेंडेंट है। इंक्यूबेशन टाइम कितना देना है वो एक इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट है। और इंस्ट्रूमेंट के प्रोग्राम के अंदर उसके कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड के कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यूज फीड करना जरूरी होता है। प्लस हमको एक और इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये रिएजेंट कहाँ तक लीनियरिटी रखता है, हाईएस्ट वैल्यू वी कैन डिटरमाइन। इसके अलावा दो और इंफॉर्मेशन एक सेमी ऑटो एनालाइजर को लगती है, वो है कि पेशेंट की नॉर्मल वैल्यूज का लो साइड कितना है और हाई साइड कितना है। ये इंफॉर्मेशन भी टेक्निकल इंसर्ट्स में मिल जाती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोग्राम करने के लिए हर एक एनालाइजर के पास में अपनी लैंग्वेज होती है। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अगर प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे तो वो एक एक क्वेश्चन पूछेगा, इंफॉर्मेशन यहां से आएगी और वो फीड कर दी जाएगी अंदर। ओके सर। देन दूसरी आती है इंफॉर्मेशन कि अगर ये केमिस्ट्री काइनेटिक है तो हमको सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है, यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ रहा है कि ये केमिस्ट्री का नाम क्या के अलावा रिएक्शन टाइप कैसी है, काइनेटिक।
और एक एरो डाउन दिया है, दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग काइनेटिक्स, जिसकी एब्जॉर्बेंस हाई से स्टार्ट होगा, वक्त के साथ में गिरता जाएगा। क्या वेवलेंथ पे ये रिएक्शन चलेगी, ये इंफॉर्मेशन है। क्या फ्लो सेल का टेम्परेचर होगा, ये इंफॉर्मेशन है। और मैं रिएजेंट के इंस्ट्रूमेंट को किससे जीरो करूं? अगर डिक्रीजिंग काइनेटिक्स है तो ऑब्वियसली आपको डिस्टिल्ड वाटर से ही जीरो सेट करना पड़ेगा। मेरी ब्लैंक की लिमिट कितनी होगी, दैट मीन्स डिक्रीजिंग काइनेटिक्स, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड आई मीन रिएजेंट ओडी हैज टू बी देयर ग्रेटर देन 0.9। ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट में डालनी होती है कि इसके नीचे अगर एब्जॉर्बेंस रिएजेंट का गिर गया है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है जब हमारी डिक्रीजिंग काइनेटिक्स चल रही होती है, स्पेशली यूवी काइनेटिक्स, ओटी, पीटी, एलडीएच वगैरह वगैरह, या यूरिया नाइट्रोजन। सेम इंफॉर्मेशन लिनियरिटी कितनी है ये भी प्रोग्राम में डाला ही जाता है। रिएजेंट वॉल्यूम, सैंपल वॉल्यूम, ये हमारे को टेस्ट रन करने के लिए लगते हैं, बट एनालाइजर का टेम्परेचर क्या होगा ये जरूरी उसको मेंशन करना होता है। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आती है कि हमारी काइनेटिक रिएक्शन जो सेमी ऑटोमेटेड के सैंपल, पेशेंट के सैंपल के साथ चल रही है, उसके अंदर हमारे को लैग टाइम कितना मिलने वाला है। वो लैग टाइम को हम डिले टाइम बोलते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम देर इज एन इंटरनल रिएक्शन गोइंग ऑन विच इज नॉट ऑफ द एंजाइम ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको अवॉइड करना है उस पीरियड में रीडिंग लेने के लिए। देन कम्स इज द रीड टाइम। यहाँ पे इस रीड टाइम के अंदर हमारा रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा है, विच विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ द पेशेंट वैल्यू ऑफ दैट एंजाइम और दैट एनालाइट। अभी ये एनालाइट को हम वैल्यूज निकालने के टाइम पे कैलिब्रेटर से भी रन कर सकते हैं, जिससे फैक्टर एस्टेब्लिश होगा, या एक फिक्स्ड फैक्टर भी दिया जाता है जो आईएफयू के अंदर दिया हुआ है। अगर कैलिब्रेटर यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डालना जरूरी है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सेमी ऑटो को ये इंफॉर्मेशन सारे आईएफयू में लिखे हुए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली नॉर्मल वैल्यूज लो और हाई, ये हमको आईएफयू से लेके और उसके प्रोग्राम की लैंग्वेज के अंदर, जैसे इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग लैंग्वेज होती है, बट इंफॉर्मेशन यही सारी जाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुल्ली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर। यहां पे हमको थोड़ा सा ट्रिकी है गेम। हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एंड पॉइंट के लिए, ये इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक हिताची 704 का प्रोग्राम पिकअप किया, एल्बुमिन का। अभी यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है लेट्स कीजिए। ये इंफॉर्मेशन है कि नेम क्या है, ऐसे कोड, वो कोड में बात करते हैं। ये फुली ऑटो एनालाइजर 1 नंबर, दैट मीन्स इज एंड पॉइंट, 1 पॉइंट काइनेटिक्स है। ओके, ये 16, ये उसकी कोडिंग लैंग्वेज है। सैंपल वॉल्यूम कितना है, 3 माइक्रोलीटर। रिएजेंट वॉल्यूम कितना है, ये है 350 माइक्रोलीटर। ये 50 ml की बॉटल में भरा हुआ है। रिएजेंट टू 0 माइक्रोलीटर, ये 50 ml की बॉटल में है। कौन कौन सी वेवलेंथ यूज हो रही है, 700 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, बाइक्रोमेटिक। कैलिब्रेशन मेथड लीनियर। कितने मल्टी पॉइंट स्टैंडर्ड्स डालने हैं, तो स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6। यूनिट्स क्या है मेजरमेंट की, ग्राम्स पर डेसीलीटर। इस तरीके की इंफॉर्मेशन, अगेन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको, ये हमको मिल जाती है आईएफयू के अंदर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हिताची 902 का प्रोग्रामिंग। ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए, अगेन इंफॉर्मेशन दिखता कॉम्प्लेक्स है, बट है इंफॉर्मेशन सिंपल। नाम क्या है, 1 पॉइंट काइनेटिक्स है। रिएक्शन टाइम कितना है, 10, दैट मीन्स 10 मिनट्स। और रिएक्शन पॉइंट कितने हैं, एक ही पॉइंट है। बट ये 19, ये 19 क्या चीज है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद में समझाता हूं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं कि ऐसे पॉइंट 19 मीन्स व्हाट इन अ फुली प्रोग्राम एनालाइजर। वेवलेंथ है, प्राइमरी वेवलेंथ है, सेकेंडरी वेवलेंथ है, रिएजेंट वॉल्यूम कितना है, सैंपल वॉल्यूम कितना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये आईएफयू के अंदर प्रोवाइड की जाती है।
और इंफॉर्मेशन को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग भाषा में बात करता है, और ये हमको देखने को मिलती है कि जिसको हमको इंफॉर्मेशन लेते हुए प्रोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है एनालाइजर के प्रोग्राम में, और लास्ट में याद रखना पड़े कि किसी भी तरीके से हम ये सारा इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद सेव करना नहीं भूल जाएं, वरना ये सारी इंफॉर्मेशन यूं की यूं पड़ी रह जाएगी। सेव करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यही चीज हम काइनेटिक केमिस्ट्री, इसमें हम अंदर क्या करेंगे, वापस इसी तरीके का प्रोग्राम आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिएक्शन को 1 पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पर रेट ए करके दिया है। वापस वही इंफॉर्मेशन है, रिएजेंट 1, रिएजेंट 2, 50 ml की बॉटल या 20 ml की बॉटल, 700 नैनोमीटर 340 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज की गई है, और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं कैलिब्रेटर है तो किसी एक वन पोजीशन के ऊपर आपको कैलिब्रेटर की वैल्यू रखनी है कि कितने IU पर लीटर का कैलिब्रेटर अंदर लगाया गया है। यूनिट्स क्या है मेजरमेंट की, यूनिट्स पर लीटर या IU पर लीटर, एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो एनालाइजर स्पेसिफिक है। हर एक एनालाइजर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स टेक दिस सेकंड वन कि 902 में ये कैसा दिखाई देगा काइनेटिक प्रोग्राम। ओके, लेट्स टेक दैट। यहां पे हमने बात किया है रेट का, वापस रेट ए, और रिएक्शन टाइम 5। अभी ये 5 क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्राम बताएगा, लेकिन मेरा इंफॉर्मेशन आपको बताने का ये है कि यहाँ पे ऐसे .1 9, ऐसे .2 17। ये 9 और 17 क्या है, वापस थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, अगली स्लाइड के लिए इंतजार करते हैं। अदरवाइज इसमें इंफॉर्मेशन तो यही सिंपल सी है कि वेवलेंथ कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिएजेंट वॉल्यूम कितना लेंगे, R1 या R2, किस पोजीशन पे इस रिएजेंट को रखा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन है। हर एक एनालाइजर की लैंग्वेज अलग है समझने की, बट ये इंफॉर्मेशन अंदर रेडीमेड प्रोवाइड की जाती है बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके सर, इंपॉर्टेंट इज, अब मैंने आपको बोला ना ऐसे पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट क्या होता है, ये ये लीजिए इसका नाम रख दिया हमने, लेकिन इस नाम को हम बोलते हैं, ये ऐसे पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट मतलब क्या कि रिएजेंट का कोरोसल, जिसमें एनालाइजर के सारे रिएजेंट रखे हुए हैं, वो रोटेशन करता रहता फुली ऑटो एनालाइजर के लिए। वो रोटेशन के बाद में अपने रिएजेंट को पिकअप करेगा। वो एक रोटेशन कितनी सेकंड्स में वो घूम लेता है इज कॉल्ड अ साइकिल टाइम ऑफ दैट एनालाइजर। ये हर एक एनालाइजर का अलग अलग है। उसके जो मैनुअल है उसमें ये रोटेशन टाइम लिखा हुआ होता है, और हमको मेजरमेंट पॉइंट डिसाइड करने के टाइम पे कि लेट्स से 5 मिनट का इंक्यूबेशन है, तो वो कितनी बार उस साइकिल टाइम को घूमेगा कि वो 5 मिनट का टाइम पूरा कवर हो जाए, विच इज कॉल्ड ऐसे पॉइंट और साइकिल नंबर। आई होप आई हैव बीन एबल टू टेक इट वेरी क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। फुली ऑटो एनालाइजर्स मैन्युफैक्चरर ने भेज दिया, प्रोग्राम किसी और रिएजेंट के हो रहे हैं, टेक्नीशियन को समझ में नहीं आ रहा है कि साइकिल टाइम कैसे डिसाइड करें। लुक एट द इंक्यूबेशन टाइम ऑफ द एंड पॉइंट केमिस्ट्री या रीड टाइम ऑफ द काइनेटिक केमिस्ट्री, डिवाइड बाय द साइकिल टाइम, और आपको आपके ऐसे पॉइंट्स नंबर आने लग जाएंगे सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको चाहिए। आप जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन के तौर पे वापस पूछ सकता है, बाद में फिर उसको बताएंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, अगर मैं किसी को साइकिल टाइम नंबर 1 बोलूं, पॉइंट ऐसे पॉइंट नंबर 1 साइकिल टाइम अगर 10 सेकंड का है, तो 1 × 10 इज साइकिल टाइम इज 10 सेकेंड्स। सो इज द केस अगर मैंने किसी को साइकिल टाइम 5 बोला है, तो साइकिल टाइम 5 मीन्स 50 सेकंड। ये कैसे आया, 5 साइकिल्स ऑफ 10 seconds ईच द कोरोजल विल टेक, दैट विल डिसाइड ऐसे पॉइंट नंबर 5 इन अ फुली ऑटो एनालाइजर। ये साइकिल टाइम बदलने के कारण से हर एक एनालाइजर के ऐसे पॉइंट्स बदलते हैं काइनेटिक केमिस्ट्री में या एंड पॉइंट केमिस्ट्री में, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। ओके सर, वी मूव अहेड टू द information provided in the IFU of all these kind of things.
बट ये इंफॉर्मेशन हमको आईएफयू में कहाँ दिखाई देगी? सर उसके लिए हम एक छोटा सा थोड़ा साइड ट्रैक जाके एक लिंक का वो दे रहे हैं, जो यशवंत सर, इफ यू फील इट इज नेसेसरी कि टेक्निकल इंसर्ट को कैसे रीड किया जाए, तो ये लिंक है, अनामोल ने अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब पर डाला हुआ है। इफ यू फील इट इज नेसेसरी यू कैन शेयर दिस लिंक टू पीपल। जो इंसर्ट में कहाँ ये इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑलरेडी है इस वीडियो के अंदर। Okay, sir. Okay. No problem. सर आई मूव अहेड। Yes, sir. Please, sir. ओके सर, वी एनालाइजर की प्रोग्रामिंग का बात हमने पूरा कर लिया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंट्रोल सीरा की स्टेबिलिटी, हैंडलिंग एंड यूसेज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। कंट्रोल सीरम है क्या? एक ऐसा सीरम जिसके अंदर हर एक एनालाइट की वैल्यू मालूम है। वो वैल्यू मेथोडोलॉजी के हिसाब से और एनालाइजर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। उसी सीरम को हम कंट्रोल सीरम बोलते हैं। ये सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है, डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। कंट्रोल सीरा के अंदर न सिर्फ एक वैल्यू है जिसको अपन मीन बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी एक एक्सेप्टेबल रेंज भी आती है कि अगर आपने इसको एनालाइज किया और इस रेंज के अंदर आंसर मिले हैं तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, आपका टेस्ट सिस्टम बराबर काम कर रहा है। ये कंट्रोल सीरम लायोफिलाइज्ड भी हो सकते हैं। जो प्रेसिनोम, प्रेसिपैथ या रैंडॉक्स कंट्रोल्स वगैरह आते हैं उनको 5 ml पानी के साथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी वहां से स्टार्ट हो जाती है। ये कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं जिनकी अपनी एक शेल्फ लाइफ है, लेकिन अगर उस वायल को खोल दिया जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ ओपन वायल शेल्फ लाइफ के तौर पे चालू हो जाती है। ये कंट्रोल सीरम की प्रॉपर्टीज है। ओके, अभी इस प्रॉपर्टीज को समझते हुए हमको इनको हैंडल करना है। स्टेबिलिटी उसकी हमने ऑलरेडी समझा दी कि अनओपन्ड है तो एक्सपायरी है, ओपन्ड है या रिकॉन्स्टिट्यूटेड है तो वो भी मेंशन की हुई है। इस कंट्रोल सीरम को हैंडल करने का तरीका क्या है? एग्जैक्टली लाइक ए पेशेंट सीरम यू हैव टू यूज। ओके सर, एनीथिंग मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस, तो हम और उसको आगे स्पेसिफिकली डिटेल में ले सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं कैलिब्रेटर्स की तरफ। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैलिब्रेटर्स हमेशा एक्सपेंसिव हैं और उनकी शेल्फ लाइफ या उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो कैलिब्रेटर्स की बारे में बात करेंगे तो ये लाइफिलाइज्ड है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में उसकी लिमिटेड स्टेबिलिटी आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करेंगे हम आगे। कैलिब्रेटर्स भी हमेशा दो टाइप के हो सकते हैं, लिक्विड एज वेल एज लाइफिलाइज्ड। लिक्विड को ओपन वायल स्टेबिलिटी लगेगा और लाइफिलाइज को आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ शेल्फ लाइफ उसको मिलेगी। कैलिब्रेटर्स में हमेशा उसकी जो यूज है वो उसके रिकमेंडेड पीरियड के अंदर अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं, अगर रॉन्ग वैल्यू से कैलिब्रेट कर दिया तो सारे रिजल्ट्स पेशेंट के गलत जाएंगे। यू हैव टू यूज विद इन द रिकमेंडेड पीरियड। ओके, बट यहाँ अपनी प्रॉब्लम का आंसर है कि अगर मेरे पास में 1 ml कैलिब्रेटर आया, हो सकता है वो सिंगल कैलिब्रेटर हो या सेट ऑफ कैलिब्रेटर हो, जैसे HbA1c में होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, लाइफ लिमिटेड है, अब मैं क्या करूं? उसका एक्सपेंसिव भी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बहुत स्टेबिलिटी नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इंक्रीज दिस सेल्फ लाइफ एट माई ओन रिस्क बाय इन हाउस एलिकोटिंग इनटू स्मॉलर वॉल्यूम्स एंड फ्रीजिंग। सपोज 1 ml का है, मैंने 50-50 माइक्रोलीटर के हिसाब से उसको 10 या 15 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया और वो MCT माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में होमोजेनिटी होनी चाहिए, वो पहला इंपॉर्टेंट इशू है कि होमोजीनियसली लिक्विड बन चुका है, अब उसको डिवाइड कर दीजिए, डीप फ्रीजर में डाल दीजिए,
every time you will take out only one fresh and use it. Requirement of freezing and thawing is allowed only once to get the values all right. This is the way you can increase the expiry of usage expiry of the calibrator. Okay, बट दैट इज योर ओन रिस्क. मैन्युफैक्चरर के पास में जाएंगे वो अलाउ नहीं करेगा सारी चीज को, बिकॉज उनका कंजम्पशन कम हो जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू यूज कंट्रोल सीरम एंड अचीव द टारगेट वैल्यूज. ये क्वेश्चन था. लेट मी टेक द आंसर ऑफ दिस. Control serum has a known analyte value which is specifically for that method and analyzer. Control serum has a wide acceptable range of every analyte. 2 standard deviation minus में, 2 standard deviation plus में of the mean value. This is the limited acceptable range given by the manufacturer. और ये कभी लाइवलाइज हो सकते हैं, कभी ये जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डीएम वाटर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. समटाइम दे आर लिक्विड ऑल्सो. अभी इनको हमको हमेशा ही यूज करने के टाइम पे पेशेंट सैंपल की, जैसे लाइक आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस लाइन, लास्ट वन, कंट्रोल सीरा आर टू बी यूज्ड एग्जैक्टली द सेम वे एज अ पेशेंट सैंपल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. लोग बोलते हैं कि कंट्रोल सीरम को मैं क्या करूं, अलग से कुछ नहीं करना है आपको, पेशेंट सैंपल जैसे इस्तेमाल करिए. वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू आपकी चार्ट के हिसाब से होनी चाहिए जो उसने एक्सेप्टेबल रेंज में लिखा हुआ है, मीन वैल्यू प्रोवाइडेड. बट ध्यान ये रहे कि अगर आप एल्बुमिन का टेस्ट कर रहे हैं और बीसीजी मेथड दिया हुआ है तो वैल्यू चार्ट के अंदर भी जाके आपको उसकी वैल्यू बीसीजी मेथड से ही देखनी है. उसके अंदर उसकी रेंज दी हुई होगी एक्सेप्टेबल +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक्सेप्टेबल रेंज है. ये नॉर्मल सीरम के लिए अलग रेंज होती है, एबनॉर्मल के लिए अलग वैल्यू और रेंज होती है, बट इट्स ए मेथड स्पेसिफिक. ओके, सो दिस इज हाउ टू यूज द कंट्रोल सीरम एंड अचीव द वैल्यू. बाकी इसको टेस्टिंग करने का एग्जैक्टली लाइक ए पेशेंट सैंपल जो आपके आईएफयू और टेस्ट सिस्टम के अंदर डिस्क्राइब्ड है बाय द रिएजेंट मैन्युफैक्चरर. Okay. Anything else you require? Put it in a question. We will address to that. Okay. अभी सर एक और चीज है, ट्रेनिंग ऑफ बेसिक्स इन क्लिनिकल केमिस्ट्री. ये क्वेश्चन आया था 8 नंबर पे. एब्जॉर्बेंस वैल्यू, फैक्टर, काइनेटिक रिएक्शन, कैलिब्रेटर. सर यशवंत सर, आई रिक्वेस्ट पीपल टू go through this एडू पार्टनर कोलैबोरेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बनाए हुए हैं एनामोल और मेड डिवाइस के कोलैबोरेशन से. इसमें जी ये हाँ. सारे क्वेश्चंस आंसर्स किए गए हैं. जी हाँ. व्हाट आर द बेसिक ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री. सो यस सर. वी विल नॉट स्पेंड टाइम इन दैट. ये दोनों भाषा में बनाया गया है, हिंदी में भी है, यस. इंग्लिश में भी है. मुझे यस. याद है 4-4 वीडियोस हैं अपनी चैनल्स के यस ऊपर. सर. यस सर. ऑडियंस में व्यू जिनको ये क्वेश्चन है वो देख सकते हैं. यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. the recordings are available. They are available in the YouTube. I have also seen in many number of times यस that. सर. यस सर. यस. So we move to the next question. श्योर सर. Okay. Next question is analysis of sample when sample volume is doubled or sample volume is made half. Okay, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा मेरे को, और यहाँ पे मैं इसको आंसर देना चाहूंगा. ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं ये लिखूंगा कि प्राइस के लिए है, सैंपल वॉल्यूम हाफ और डबल. आंसर देना चाहूंगा सर इसका कि हम ये डबलिंग कर क्यों रहे हैं. देयर हैज टू बी पर्पस बिहाइंड मेकिंग द सैंपल वॉल्यूम डबल इन आवर एसए सिस्टम. ओके, ये पर्पस एक मेरे को ये दिखाई दिया कि हम ये रिएजेंट सिस्टम कितनी हाई वैल्यू तक टेस्टिंग करके लीनियर जवाब दे रहा है मेरे को, लीनियरिटी लिमिट ऑफ द रिएजेंट सिस्टम. इसके लिए शायद मैं हाई वैल्यू पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए डबल कर रहा हूं. दूसरा चीज है कि अगर पेशेंट की वैल्यू बहुत ही लो है और मुझे डाउट है कि ये सही वैल्यू है या नहीं, तो मैं सैंपल वॉल्यूम डबल डाल के ये देख लूं कि अगर मेरा रिजल्ट वैल्यू डबल आ रही है, इसका मतलब मेरा ओरिजिनल वैल्यू सही है, रिएजेंट सिस्टम इज वर्किंग फाइन. ये दो ही कंडीशन के अंदर
पेशेंट के सैंपल को डबल किया जाने की जरूरत लगती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे ही सैंपल को डबल करेंगे, not only that analyte, every other analyte in the sample will be doubled in the whole assay system। और डेंजरस तब है जब आपका सैंपल वॉल्यूम ऑलरेडी हाई है, जैसे क्रेटनिन है, जीओटी है, जीपीटी है। यू आर नॉट यूजिंग 5 और 10 माइक्रोलीटर, दर यू आर यूजिंग 50 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर। अगर आपने डबल डाला तो कितने इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस अंदर पहुंचे होंगे। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, दैट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर एनालाइट में इंटरफेयर विद द टेस्ट। सो जुडिशियसली इस काम को करना पड़ेगा, अगर हमेशा रिवर्सिबल नहीं है आए तो। what something else could be interfering in the game। Okay, this is what I feel the purpose and danger of this using। Do's and don'ts both have come into the picture। High concentration of analyte, again I highlight। Okay, now what if we do the half of sample volume? This was a question, very interesting question। Why? Again same thing, मुझे इसको हाफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज शायद पेशेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो मेरे रिएजेंट के लीनियरिटी लिमिट्स को क्रॉस कर गया है, तो मुझे सैंपल हाफ लेना पड़ेगा। बट दूसरा, ये बहुत बड़ा हावर, ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप सैंपल को हाफ लें। आप सैंपल को डाइल्यूट कर लीजिए सलाइन के साथ में, रिपीट करिए टेस्ट को, मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स बाय 2। इससे क्या होगा, आप सिर्फ सैंपल हाफ कर रहे हैं, कैलिब्रेटर हाफ नहीं करते कभी, तो आपके रिजल्ट्स, रेशियो ऑफ सैंपल टू रिएजेंट इज डिफरेंट इन कैलिब्रेशन एंड टेस्ट। ये सिचुएशन आ जाती है अगर आप सैंपल हाफ करते हैं। सो वी डोंट रिकमेंड दिस। आप इसको क्या करिए, इमीडिएटली सीरम से, आई मीन सलाइन से डाइल्यूट करके और रन करिए अगर आपको जरूरत ही पड़ रही है तो, क्योंकि आपको लिनियरिटी के बियॉन्ड आंसर्स आ रहे हैं, तो यू वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस बाय डाइल्यूटिंग इट द। ओके, दूसरा सिचुएशन, आप सैंपल हाफ क्यों करना चाहते हैं? अगर कोई सैंपल आपके पास में बहुत ही लाइपेमिक है या बहुत एक्टैरिक है, एक्टैरिक मीन्स वेरी हाई बिलिरुबिन, दैट मीन्स सीरम इज लुकिंग ऑलमोस्ट येलो, डार्क येलो, या टर्बिड लाइक अ हेजी, ऐसे केसेस के अंदर आदमी सैंपल को हाफ करने की सोचता है। बट अगेन देयर इज अ डेंजर इन द होल गेम कि रेशियोज आपके गड़बड़ हैं, कैलिब्रेटर वर्सेस सैंपल। आपको ये नहीं करना है, इसके बदले में आपको करना चाहिए कि यू रन अ सैंपल ब्लैंक जिसके अंदर मेन कलरिंग रिएजेंट नहीं है। इफ रिएजेंट इज सिंगल रिएजेंट, देन यू टेक वाटर एंड ऐड सेम अमाउंट ऑफ सैंपल। और इफ इट्स अ टू रिएजेंट सिस्टम जो हमारे आयरन के अंदर था, तो कलरिंग सब्सटेंस को निकाल लिया जाए बाहर, और फिर अपन जो रन करेंगे वो अपने को एब्जॉर्बेंस देगा लाइपेमिया एनिटेरिक का, जो A1 करके एब्जॉर्बेंस सीरम ब्लैंक करके माइनस हो जाएगा और आपको ट्रू वैल्यू आने लग जाएगी। तो हाफ करना या डबल करना आंसर नहीं है, इनके अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास में। तो हमने ये बताया कि क्यों करने की जरूरत पड़ रही है और ऐसा नहीं करके बदले में दूसरा क्या किया जा सकता है। दोनों केस के अंदर अपने ये स्टडी किया है। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। SGOT, SGPT, यूरिया, यूवी, इनके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है 3 से 4 महीने के बाद में आफ्टर द प्रोडक्शन। ओके, ये क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैंने क्वेश्चन लगाया कि ये प्रोडक्शन डेट है या रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट है। प्रोडक्शन डेट भी हो सकती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट भी हो सकती है। तो प्रॉब्ली इट रिफर्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट अगर रिएजेंट लायोफिलाइज्ड है तो। मेरा ये कहना है कि reagents आर नॉर्मली स्टेबल टिल द एक्सपायरी unless they are exposed to extreme temperature conditions or other stress conditions। तो लायोफिलाइज रिएजेंट प्रोडक्शन के 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, या चाहे इवन लिक्विड भी हैं, तो 4-5 महीने के बाद में उनकी एक्टिविटी ड्रॉप नहीं होती है इफ दे आर हैंडल्ड प्रॉपरली एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। इसलिए ये शायद क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद का है। वैसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में ये तीनों ही रिएजेंट को, जीपीटी, जीओटी और यूरिया है, तो 1 या 2 महीने से ज्यादा का स्टेबिलिटी दिया ही नहीं जाता क्योंकि NADH फॉल्स डाउन। बट
अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का जो है और प्रोडक्शन की डेट का ही बात चल रहा है, तो योर कॉन्फिडेंस इज व्हाट इन ऑल दी थ्री केसेस। ये सारी की सारी यूवी काइनेटिक केमिस्ट्रीज हैं। आप रिएजेंट ब्लैंक रन करिए, NADH कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम चल जाएगा। इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिएजेंट इंटीग्रिटी। अगर एब्जॉर्बेंस 1.0 से ऊपर है एट 340 नैनोमीटर, दैट मीन्स योर रिएजेंट स्टेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड। एक और कॉन्फिडेंस लेवल है, आप एक कंट्रोल सीरम लगा लीजिए स्पेशली ऑफ द हाई वैल्यू, और ये भी आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस दे देगा कि रिएजेंट के अंदर न सिर्फ ब्लैंक डिग्रेड नहीं हुआ है, इवन परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि लेट रिएजेंट है, मतलब प्रोडक्शन के बाद का रिएजेंट है या रिकॉन्स्ट्रक्शन के बाद का है। ये पैरामीटर नंबर लास्ट टू विल गिव यू कॉन्फिडेंस वेदर यू कैन यूज दिस रिएजेंट्स और नॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि मेरा फैक्टर तो कैल्शियम, फास्फोरस और CRP के लिए परफेक्ट है, लेकिन रिएजेंट्स रिजल्ट्स हाई आ रहे हैं। ओके, नाउ मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि इफ द फैक्टर इज ऑल राइट, आपका कैलिब्रेशन तो सही है, तो अभी आपको जो रिजल्ट्स में वेरिएशन आ रहे हैं, नाउ क्वेश्चन कम्स इज कि आपको ये कैसे मालूम है आपका रिजल्ट्स हाई हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, CRP, अनलेस यू डू कंट्रोल सीरम। बिकॉज जो आ रहा है वो भी सही हो सकता है और आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाता है। तो ये रिजल्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ये हम एक अलग सेशन में कंप्लीट करेंगे कि रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन को, एरर्स इन क्लिनिकल केमिस्ट्री का अलग सेशन लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये बोल सकता हूं मैं कि कैल्शियम और फास्फोरस अगर आपका हाई है, तो आपका सैंपल हैंडलिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कैल्शियम एंड फास्फोरस आर इजीली अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स एनवायरमेंट। तो आपके कॉन्टामिनेटेड लैबवेयर या सैंपल हैंडलिंग के इश्यूज के अंदर ही ये रिजल्ट आ सकता है। अदरवाइज आपका कैलिब्रेशन तो सही है, आपने फैक्टर से ऑलरेडी बोल दिया उस बात को तो। ओके, और इन केस ऑफ CRP, अगर रिजल्ट्स हाई है मोर देन, तो CRP हमारे इंडिया में करीब करीब सभी लोगों का माइल्डली हाई रहता ही है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ डस्ट इन आवर एनवायरमेंट। और वो डस्ट हमेशा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को थोड़ा थोड़ा तो करता ही रहता है। आप देखिए, कोई भी आदमी अगर 10 मिनट आपके सामने बैठेगा तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो गले को ऐसा करेगा ही करेगा, क्योंकि देयर इज अ डस्ट। स्मॉल इन्फेक्शन इन द एयर, हल्की सी सर्दी रहेगी, will result into CRP increase. Could be that is one of the reasons. Okay, if it is a mild case, if it is very high, then it has to be looked into case by case. Okay, आपकी confident of reporting largely depends on your daily QC, जहां पे आपके कंट्रोल सिरा लेविजनिंग के अंदर बराबर पड़ रहे हैं। आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करिए। आपको ये हाई और लो का जो इशू है वो केस स्पेसिफिक हो जाएगा, और आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अदरवाइज योर कॉन्फिडेंस ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स विल बी लार्जली ऑन अ डेली QC बेसिस। ओके, should we move ahead to the next question? Question number 12 and question number 13, they have a common answer: temperature stability of reagent during transportation and on shelf। और दूसरा बोल रहा है कि रिजल्ट्स वेरिएशन बिटवीन फ्रेश किट वर्सेस नियर एक्सपायरी किट। ओके, लेट्स टेक द आंसर ऑफ दिस। Reagents are exposed to higher temperatures more than 10 degrees centigrade in three conditions. Condition number one, जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कंडीशन नंबर टू, जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कंडीशन नंबर थ्री, कि अलग अलग पॉइंट पे उसकी स्टोरेज हायर टेम्परेचर पे जा रही है बियॉन्ड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉपरली डिजाइंड and tested reagent which is FDA approved undergoes temperature and shock stability study during design and development process। हर एक ISO 13485 की सर्टिफाइड कंपनी के पास में, जिनके पास में FDA लाइसेंस है, MDR 17, वो आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू अपनी शेल्फ लाइफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
एज वेल एज स्टोरेज को एंश्योर करके ही प्रोडक्ट को मार्केट पर लॉन्च करती है. Okay, this is to give you a confidence of a quality reagents. I'll repeat again, D&D file of every company in ISO 13485 certified have undergone their reagents into RNase equation proving the shelf life and transportation stability study. Okay, उसके beyond भी अगर कुछ है तो वो shortcuts है. फिर ये शॉर्टकट्स इन आईएसओ प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर के और ये सारे नहीं किए गए और सिर्फ डेटा डाल के सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो रिएजेंट कंप्रोमाइज्ड मिलेंगे, अदरवाइज नॉट. अगर रिएजेंट को 10 डिग्री से ऊपर एक्सपोज किया है तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे ये हो रहा है वहां पे ना एएचयू है ना ही एयर कंडीशनिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास में. ये किसी सीढ़ी के नीचे अनसर्टिफाइड जगह पे ये रिएजेंट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. एएचयू मीन्स एयर हैंडलिंग यूनिट, यहाँ पे पार्टिकल्स जीरो होते हैं, टेम्परेचर आर मेंटेन्ड. ये ऐसी सिचुएशन नहीं बनाई गई है तब रिएजेंट कॉम्प्रोमाइज होंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिएजेंट्स विदाउट द कूल पैक, अगर वो रेफ्रिजरेटेड आइटम है या अगर रूम टेम्परेचर आइटम है तो ट्रांसपोर्टेशन इज डन एट द टेम्परेचर बियॉन्ड द रिएजेंट टॉलरेंस. नॉर्मली रिएजेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन 45 डिग्री के नीचे होता है रूम टेम्परेचर का अगर रिएजेंट है तो. लेकिन अगर 55-60 डिग्री ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, धूप में खुले जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपका जो डाउट है कि नियर एक्सपायरी किट काम नहीं करेगा वो हो सकता है ट्रू हो जाए. स्टोरेज कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोल्ड रूम या रिकमेंडेड टेम्परेचर के बियॉन्ड जा रहा है. जैसे कई बार होता है रिएजेंट आए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जगह नहीं है, उसने छत पर रख दी धूप में, वो आपका डाउट सही है, फिर रिजल्ट्स में वेरिएशन आएंगे नियर एक्सपायरी. बट इफ इट इज डन प्रॉपरली देयर इज वेरी लिटिल चांस दैट ये रिएजेंट की आपकी क्वालिटी स्लिप नहीं होगी. दिस कंडीशंस इफ आर नॉट फॉलोड तो आपके पास में क्या चारा बन गया है, आप अपना डेली क्यूसी ध्यान से करिए. आपको क्वालिटी स्लिप्स का पेशेंट रिपोर्ट तक इफेक्ट आएगा ही नहीं, आपका क्यूसी आउट. दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर रिएजेंट से कोई रिपोर्ट नहीं निकालेंगे. ओके, so this is what I want to say about question number 13 and 14. Sorry, 12 and 13. Then we go to question number 14 and 15. How to know there is a problem in the reagent or a lamp or product stability and quality. ये सर अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये जो चीज है ना आपको रिएजेंट के ऊपर लैम्प का और ये चीज जो है ये एक सेपरेट सेशन आई रिकमेंड जहां हम टाइप्स ऑफ एरर्स को एड्रेस करेंगे यहाँ पे. क्योंकि हम कैसे पता लगाएं कि रिएजेंट प्रॉब्लम दे रहा है या इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम दे रहा है या ऑपरेटर प्रॉब्लम दे रहा है. रिएजेंट स्टेबल है, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, वो हमको टेस्ट करने के बाद ही मालूम चलता है. और वैसे केसेस के अंदर मैं ये फील करता हूं कि वी शुड टेक दिस एज अ सेपरेट सेशन ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग and I hope I've been able to control this entire session. Sir, Yashwant sir, we have taken 1 hour 31 minutes for all the 3 presentations. I hope संडे के लिए इतना काफी अभी क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए सर. यस सर, आपने समय पूरा लिया और बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन अभी 7 क्वेश्चन और आ गए हैं सर. 4 क्वेश्चन आए हैं, दे दीजिए सर. हाँ अगर आप कहें तो मैं ले लूं एक एक छोटे छोटे हाँ हाँ फटाफट. दीजिए. अब छोटे छोटे हैं तो अपन आराम से जवाब दे देंगे इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 1, मेजर एरर्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग. मेजर एरर्स इन मैनुअल टेस्टिंग. यस सर, मैनुअल टेस्टिंग यानी जो सेमी ऑटोमेटेड पे करे या फुल्ली ऑटोमेटेड के करे, इसके अलावा जो मैनुअल मेथड होता है मैं हाँ उसके बारे में. सर ये जो है ना एरर्स इन मैनुअल टेस्टिंग, यस सर. तो ये चीज तो हम अपनी जो प्रोग्राम लेंगे ना, हाँ, ये टाइप्स ऑफ एरर्स एंड कंप्लेंट ओके हैंडलिंग सर, कस्टमर प्रेमाइसेस नो प्रॉब्लम, बहुत डिटेलिंग में लेंगे. कोई परेशानी नहीं तो सर. सर इनको बोलिएगा कि वो सेशन जरूर अटेंड करें. ओके जी सर. सेकंड And, क्वेश्चन, हाँ चैलेंज इन इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग ऑन द बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर.
What are Okay, the sir. different kind of challenges faced by the operator while programming the kit? ओके सर, मैं यहाँ पे दो चार चीजें बोलूंगा हाँ, कि जो हमारा प्रोग्रामिंग का जो स्लाइड हमने लिया था उसके अंदर कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस थे। yes sir, इंफॉर्मेशन ये थे कि आप वेवलेंथ गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, correct, आप सैंपल की नॉर्मल रेंज गलत सेलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तो वो नॉर्मल सैंपल को अगर रेंज गलत दे दी तो वो फ्लैग कर देगा, रिजल्ट गलत आ जाए। correct, correct, दूसरा है, आपने सेकेंडरी फिल्टर लगाना जरूरी है और आपने नहीं लगाया। जी हाँ, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है कैलिब्रेटर्स की। जी हाँ, आपने कैलिब्रेटर लगाया है एक पर्टिकुलर बैच नंबर का और उसको आप फैक्टर एस्टेब्लिश करके अंदर रखे हुए हैं, और आप दूसरा कैलिब्रेटर आपका बदल चुका है और आपने उसको लगाया हाँ, और वैल्यू पिछले वाले की लगी हुई है। जी हाँ, जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल, और बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ है, आपके रिजल्ट्स के अंदर जो आ रही है। तो जी हाँ, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने काइनेटिक को एंड पॉइंट गिन लिया या एंड पॉइंट को काइनेटिक गिन लिया, जी हाँ, या आपने जो इंक्यूबेशन टाइम है, मतलब जो खास करके काइनेटिक्स के अंदर कि आपने इंक्यूबेशन के ऐसे पॉइंट्स वो गलत ले लिए। जी हाँ, अगर कोई रीडिंग 30 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स के अंदर होनी चाहिए थी, जी वो हाँ, आपने 30 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड ले लिया, या कोई और टाइमिंग डाल दिए। तो वहां पे ये एरर्स बहुत ज्यादा होती है। ये एक ध्यान देने का इलाका है कि ऐसे पॉइंट्स ध्यान से सेलेक्ट किए जाएं। एट द सेम टाइम, जब आपके फुली ऑटो एनालाइजर्स हैं तो वहां पे ऐसे पॉइंट्स के टाइम पे आपको साइकिल टाइम के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस सर, इंस्ट्रूमेंट का साइकिल टाइम क्या है और आईएफयू के अंदर रिएक्शन का टाइम क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के जी, अंदर मैच है क्या। वो स्लाइड आप वापस चाहिए तो शेयर करिएगा लोगों से, जी क्योंकि हाँ, उसके अंदर हमने लिखा है कि ऐसे पॉइंट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाए जी वाइल हाँ, रीडिंग द टेक्निकल इंसर्ट। करेक्ट सर, करेक्ट सर, देन स्टेबिलिटी ऑफ क्यूसी वैल्यू। सर यस ये सर, तो बहुत सिंपल सी चीज है। स्टेबिलिटी ऑफ क्यूसी वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड बाय लेविजेनिंग चार्ट। ओके सर, कि आप ओडी, एक कंट्रोल सीरम को रेगुलरली आप रन करते ही जा रहे हैं और उसकी 2 SD के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। जी हाँ, और लेविजेनिंग चार्ट को रीड करने का एक पूरा साइंस है कि वैल्यूज आर कंसिस्टेंटली मूविंग डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड। तो यस सर, इंस्ट्रूमेंट को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। इफ लेविजेनिंग चार्ट के अंदर आपकी क्यूसी वैल्यूज रैंडमली ऊपर नीचे जा रही है, पाइपेट कैलिब्रेशन की जरूरत है। या अगर कोई केस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सैंपल्स के अंदर ही गड़बड़ आ रही है, तो आपको सैंपल्स के अंदर किस टाइप का सीरम यूज किया जाए वहां ध्यान देने की जरूरत है। बट एज फार एज आपका सिस्टमैटिक कोई एरर हो रही है, तो लेविजेनिंग चार्ट शुड बी एबल टू कैच इट। ओके। यस सर, ऑप्टिकल डेंसिटी आप वो बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखिएगा, वहां पे आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। ओके, अभी आ रहा है क्वेश्चन है SGOT SGPT इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। सर बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। SGOT SGPT इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। दो सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। सिचुएशन नंबर वन, कि आपने ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपका इनिशियल ओटी 0.5 से नीचे तो नहीं है। यस सर, दैट मीन्स पेशेंट वैल्यू इज वेरी हाई और पहले ही 1 मिनट में सारा NADH खा गया वो। हाँ, बाद में तो सारा फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन आएगा। एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर जो होता है वेरी कॉमन इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स के अंदर, कि आप एक ही पेशेंट की वैल्यू को अगर 10 बार लगाएंगे 10 अलग वैल्यू देगा। कारण उसका क्या है कि द जीपीटी एंड जीओटी रिक्वायर्स वेरी हाई सैंपल वॉल्यूम। यस, इट इज 100 माइक्रोलीटर और 50 माइक्रोलीटर। इतने हाई वॉल्यूम के अंदर अगर सीरम को ठीक से सेंट्रीफ्यूज करके फाइब्रिन क्लॉट्स बाहर नहीं निकाल दिए गए हैं, तो दे विल कम, बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम, दे विल कम इन द लाइट पाथ। और वहां पे वो आपको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। ओडी इज फ्लक्चुएटिंग, लीनियर नहीं होगा वो। दूसरा हो सकता है कि ओटीपीटी का ही इशू नहीं है, ये सारा इशू है कि यूवी काइनेटिक जैसे केसेस के अंदर आपका 340 नैनोमीटर का फिल्टर ही बराबर नहीं काम कर रहा है। तो अगेन इट विल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग द ओडीज।
ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको आपके ग्राफ को ध्यान से देखने की जरूरत है कहीं, और सैंपल को ध्यान से देखने की जरूरत है कहीं। ऐसा तो नहीं है कि सैंपल के अंदर फाइब्रिन क्लॉट्स घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग ए प्रॉपर सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, काइनेटिक रिएजेंट्स आर समटाइम लेस स्टेबल इन बोर्ड। ओके सर, काइनेटिक रिएक्शंस में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि ये रिएजेंट्स जो हैं वो डेल्टा ओडी मेजर करते हैं, चाहे जीपीटी है, जीओटी है, या 2 पॉइंट काइनेटिक्स केसेस लाइक क्रिएटिनिन एंड यूरिया। ये डेल्टा ओडी मेजर करते हैं, और डेल्टा ओडी के अंदर आपके रिएजेंट्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो लाइट पाथ में आएंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। एंड पॉइंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एंड पॉइंट के अंदर आपने रिएक्शन किया, डस्ट पार्टिकल भी है, बाय द टाइम इट कंप्लीट्स द एंड ऑफ द रिएक्शन वो डस्ट पार्टिकल नीचे सेटल हो जाता है। बट काइनेटिक रिएक्शन के अंदर जैसे आपने उसको एस्पिरेट किया, वो लाइट पाथ में आ गया, और लाइट पाथ में आते ही वो फ्लक्चुएशन देना शुरू करेगा, काइनेटिक रिएक्शन सारी गड़बड़ा जाएगी। Dust particles are the main culprit in this, or exposed reagent where there is a undissolved particle because of atmospheric carbon dioxide getting into and carbonate ions are being formed and all that kind of things. Okay, now अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इश्यूज। सर ये तो बहुत सिंपल है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इश्यूज आर ओनली डन फॉर द पीपल जहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज कंप्रोमाइज्ड बाय 3 फैक्टर्स। आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स ओडी बदल रही है बार बार, ओडी बदल रही है मतलब या तो आदमी की पाइपेट जो टेक्नीशियन लगा रहा है वो पाइपेट बार बार अलग वॉल्यूम दे रही है, या रिएजेंट के अंदर कोई टर्बिडिटी है जो कभी आ रही कभी नहीं आ रही है, या कभी एनालाइजर के अंदर जो फ्लो सेल है उसके अंदर फाइबर्स जाके बैठ गए, डिपॉजिट्स आर देयर, दे ऑल नीड टू बी एड्रेस्ड इंडिविजुअली। अदरवाइज रिप्रोड्यूसिबिलिटी को तो हमेशा आना ही चाहिए अगर पाइपेट अच्छी कैलिब्रेटेड है, इंस्ट्रूमेंट ठीक से क्लीन है, और इंस्ट्रूमेंट इज वेल कैलिब्रेटेड, ऑपरेटर इज ट्रेन्ड, तो ये आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी को कैसे चेक किया जाए तो उसके लिए एक अलग सेशन है जो हम कभी स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेंगे। देयर आर सम मोर, वन मोर क्वेश्चन आई थिंक डाउन देयर। Yes, sir. There is one more question. TIBC and iron stability issues in semi-automated analyzers. आयरन एंड टीआईबीसी स्टेबिलिटी इशू, ये रिएजेंट का इशू की बात कर रहे हैं, तो सेमी ऑटो रिएजेंट, हाँ, सॉरी, सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर के अंदर TIBC और आयन के बारे में इश्यूज आते हैं रिजल्ट्स में ही। सर ये जो ध्यान है ना, ये हमको आयरन एस्टिमेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ओके। कि आयरन एस्टिमेशन के टाइम पे अगर अपन ने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है हाँ तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आयरन के अंदर कैसा है कि अभी आयरन है कितना, जी हाँ दूसरा आयरन और कितना ब्लड ले सकता है, जी हाँ और कितना ले सकता है के टाइम पे हमको खूब सारा आयरन उसको देना पड़ेगा, जितना वो ब्लड ले लेगा उतना ले लेगा, और उसके बाद में बचे हुए को हमको टेस्ट करना है। UIBC। कहीं न कहीं इस कैलकुलेशन के अंदर ही गलती हो जाती है। ओके सर, ओके सर। तो वो सीरम ब्लैंक माइनस नहीं किया, या करेक्ट सर। स्टैंडर्ड के अंदर भी ब्लैंक लगा दिया, स्टैंडर्ड के अंदर कोई कलर आने का चांसेस ही नहीं है, नहीं। स्टैंडर्ड इज अ क्लियर सॉल्यूशन। बहुत अच्छा। सारे कंपनियों के टेक्निकल इंसर्ट्स में मैंने देखा है कि वहां पे इवन स्टैंडर्ड के लिए भी A2 - A1 लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरी, जी हाँ स्टैंडर्ड इज अ क्लियर सॉल्यूशन, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है। जी हाँ सो वो वैसे कॉम्प्लेक्स तरीके से करने के टाइम पे कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो ध्यान ये रखना पड़े कि आप कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिए हैं कि आपको। अच्छा, दूसरा जो एक दिमाग में आ रहा है, अगर किसी ने बाय मिस्टेक टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का रिएजेंट एंड अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग का रिएजेंट के अंदर कंटामिनेशन एक दूसरे का कर दिया, फिर तो सर आप समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है सारे सिस्टम के अंदर। तो ये दो रिएजेंट को बहुत बहुत अलग रखा जाएगा, बिकॉज एक एसिडिक है, एक एल्कलाइन है। एल्कलाइन का काम है कि वो आयरन को ट्रांसपेरेंट से बाहर नहीं निकलने दे, और एसिडिक का काम है कि वो ट्रांसपेरेंट के अंदर से आयरन निकाल के बाहर अवेलेबल कर दे सीरम आयरन एस्टिमेशन के लिए। वहां पे कंटामिनेशन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली। प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये आयरन है, तो रस्टेड टैप्स,
ग्लासवेयर्स, आपके हैंडलिंग लैब इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह के अंदर कोई आयरन नहीं आ रहा हो, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ। क्योंकि ऑटोमेटेड के लिए हमको बहुत सारे पाइपेट्स हैं, ट्यूब्स हैं, स्टैंड्स हैं, बहुत कुछ चीज़ों को हाथ लगाना होता है, वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, रिएजेंट भी कंटामिनेट हो सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि जिस दिन आप ये टीआईबीसी और यूआईबीसी की जो स्लाइड है वो आप डाल देंगे यूट्यूब पे, तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ा आसानी रहेगा कि क्रॉस कंटामिनेशन कैन क्रिएट हैवॉक इन द सेमी ऑटो एनालाइजर। जी हाँ सर। जी हाँ, सारे क्वेश्चंस आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चन, नथिंग पेंडिंग. 3 best questions sir which have been selected by you. I would like शुड to आई announce. Yes, शुड please sir. रीड इट आउट टू यू सर? Although I have, but you may read it out, not an issue sir. ओके। Please sir. the 3 क्वेश्चंस जो आज के सेशन के हैं वो आपके पास में ऑलरेडी हैं? हाँ यस सर, पहला क्वेश्चन SGOT-PT वाला, दूसरा शॉर्ट एक्सपायरी ऑफ कैलिब्रेशन, तीसरा वाला सैंपल वॉल्यूम इफ वी डबल और हाफ. ये 3 Right. क्वेश्चन आप फिर भी प्लीज फॉर द फॉर्मेलिटी हाँ, बस पर्पस बस बस आप ही सेम कर दीजिए सर. आपने जो बोला वही है, आपने जो बोला है एग्जैक्टली हाँ वही है। और इन आई थिंक प्रियंक ने शायद आपको डाल दिया है इसके जी हाँ, ग्रुप जी हाँ, पर, जी हाँ, तो यही 3 हमने सेलेक्ट किए थे। जी हाँ. तो देर आर 3 विनर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस की जिन्होंने लिखा था. पहला क्वेश्चन ये था SGOT-PT यूरिया यूवी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के बारे में था कि 3-4 महीने के प्रोडक्शन या तो मैन्युफैक्चरिंग या ओपन वाल स्टेबिलिटी के बाद इश्यू आने लगते हैं, वो था. दूसरा क्वेश्चन था शॉर्ट एक्सपायरी ऑफ कैलिब्रेटर्स. थर्ड क्वेश्चन था सैंपल वॉल्यूम आइदर वी रिड्यूस और डबल देम. उसके बाद जो इश्यूज आते हैं वो था. ये तीनों करेक्ट। क्वेश्चन थे. इनके नाम हम लोग लेकर के इनको इनके प्राइजेस भेज देंगे. और उसके अलावा एक लिंक के ऊपर आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक दे दीजिए और अपना ई सर्टिफिकेट ले लीजिए पार्टिसिपेशन का, आप लोगों को भेज दिया जाएगा. सर एनीथिंग एनीथिंग एल्स? टू मी मोर? I think from our side, I think we are through. I think we have taken around 2 hours. So in 1 case, hour 45 minutes sir. yes sir, yes sir. So sir, I will request you to close the session formally, sir. Okay, sir. Thank you very much. And thanks all the participants for sparing the Sunday. Yes, Let's sir. contribute to the knowledge and empowerment of our technician so Correct, that sir. we don't fall short of our expectation from the patients. Thank you very Correct, much. sir.